हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, कैसे काम करता है, फ्लेक्स कंटेनर क्या होता है, फ्लेक्स आइटम्स क्या होते हैं, और इन सबको हमने डेव टूल्स में देखा। क्रोम के डेव टूल्स में तो अवेलेबल नहीं होता है। हमने फायरफॉक्स के डेव टूल्स में एकदम अच्छे से देखा कि ये सब कैसे काम करते हैं, कैसे श्रिंक हो रहा है हमारा एलिमेंट, और कितना परसेंट श्रिंक हो रहा है। अगर हम लोग पेरेंट को छोटा करते हैं तो जितना परसेंट एक चाइल्ड श्रिंक होता है उतना ही दूसरा चाइल्ड भी श्रिंक होता है। ये सब कुछ हमने कैलकुलेट करके भी देखा था बहुत ही इन डेप्थ में अच्छे से। और मैंने कुछ कॉमनली यूज प्रॉपर्टीज भी बताई थी, जिससे कि श्रिंक श्रिंक प्रॉपर्टीज, फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, जिसका यूज करके हम लोग श्रिंक को स्टॉप कर सकते हैं। फ्लेक्स ग्रो बताया था, ठीक। और फिर अलाइन आइटम्स, और फिर जस्टिफाई कंटेंट मैंने बताया था, और फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक। तो इन सब ये इतनी जो भी प्रॉपर्टीज हैं ये बहुत ज़्यादा यूज की जाती हैं, ठीक। ये बहुत कॉमनली यूज्ड है, इसका यूज करके हम लोग बहुत ज़्यादा लेआउट को बनाते हैं। और इस वीडियो में हम लोग कुछ नई प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, ठीक। जिससे हम लोग को और भी इन डेप्थ समझ में आ जाए कि फ्लेक्स बॉक्स के साथ और भी क्या चीज़ें कर सकते हैं, और भी कितना पावरफुल फ्लेक्स बॉक्स है, ठीक। तो अगर आपको पिछली वीडियो आसान लगी हो, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट ना लगा हो, तब आप इस वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए, ठीक। अगर आपको पिछली वीडियो डिफिकल्ट लगी हो, आपको लग रहा हो कि कुछ आपसे मिस हो गया है, या कोई कॉन्सेप्ट है जो कि समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक। हम लोग मेनली उसी वीडियो का जो भी सब कुछ स्टडी किए थे वही चीज हम लोग मेनली यूज करेंगे प्रोजेक्ट्स बनाते टाइम, ठीक। और इस वीडियो में हम लोग वो डिस्कस करेंगे जो कि इंटरव्यूज में पूछा जाता है कई चीजें, और भी हम लोग नई प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और गहराई में जाके समझेंगे कि फ्लेक्स बॉक्स के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज फ्लेक्स बॉक्स में प्रोवाइड करता है। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो यहाँ पर मैंने एक स्टार्टर कोड यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो ये स्टार्टर कोड और कुछ नहीं है, ये पिछली वीडियो का ही फाइनल कोड है, ठीक। तो पिछली वीडियो में जो भी हमने किया था वही कोड है, और इसको मैंने ओपन कर लिया है लाइव सर्वर के साथ। यहाँ पर ये फायरफॉक्स के अंदर मैंने ओपन किया है, क्रोम के अंदर ओपन नहीं करना है, ठीक। क्रोम के अंदर ज़्यादा डेव टूल्स नहीं है यहाँ पर। हमें मतलब डेव टूल्स के अंदर ज़्यादा फीचर नहीं है फ्लेक्स बॉक्स के लिए क्रोम में। तो मैंने ये फायरफॉक्स ओपन कर लिया है, और यहाँ पर पेरेंट के ऊपर सेलेक्ट कर दिया है, और ये फ्लेक्स को ऑन कर दिया है। और ये जो भी स्टार्टर कोड है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने पिछली वीडियो को फॉलो किया है तो आपके पास फाइनल कोड होगा, एग्जैक्ट सेम वही है, बस यहाँ पर मैंने पार्ट 1 की यहाँ पे पार्ट 2 कर दिया है, ठीक। तो वो मैटर नहीं करता, वो तो बस केवल देखने के लिए है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लास्ट वीडियो में मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया था, तो सब कुछ एक के बाद एक टॉप टू बॉटम आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर मैं चल के अपने style.css में यहाँ पर मैं कर देता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन, ये कॉलम को हटा देता हूँ, ठीक। तो बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन रो होता है, और फिर एक के बाद एक चीज़ें आती जाती हैं। तो अभी हम लोग इस वीडियो में चलो सबसे पहले देखते हैं कि अगर मुझे हर एक एलिमेंट को इक्वल विड्थ दे देना है, ठीक। जैसे ये फ्लेक्स बॉक्स क्या करता है, किसी आइटम को ज़्यादा श्रिंक कर रहा है, किसी को कम श्रिंक कर रहा है, ठीक। तो जैसे कि ये मेरा बहुत छोटा हो गया है, तो ये किसी को कम किसी को ज़्यादा ऐसा नहीं श्रिंक कर रहा है, सभी को सेम रेट से श्रिंक कर रहा है, ठीक। हमने लास्ट वीडियो में एकदम कैलकुलेट करके देखा था कि 10% ये घट रहा है तो 10% ये भी घट रहा है, 10% ये भी घट रहा है। अब ये बड़ा है क्योंकि स्टार्टिंग से ही ये बड़ा था, है ना। इसकी स्टार्टिंग ही बड़ी थी, इसकी स्टार्टिंग ही छोटी थी। तो ये 10% घटेगा तो और छोटा हो जाएगा, ये 10% घटेगा तो इतना बड़ा रहेगा ऑलरेडी। तो सेम रेट से सबको श्रिंक करता है। जो ज़्यादा बड़ा रहेगा स्टार्टिंग में वो ज़्यादा बड़ा रह जाएगा श्रिंक होने के बाद भी, ठीक। तो अगर हमें इक्वल करना है तो क्या करना है, सारे की विड्थ चल के इक्वल कर दो, ठीक। सब पे चल के जो भी इनिशियल विड्थ है उसको इक्वल कर दो, ठीक। तो अगर तुमने किसी पे विड्थ सेट करी है, ठीक, तो जो बेस साइज है उसको लेता है। जैसे मैंने इस पे विड्थ सेट करी है 400, तब यहाँ पर बेस साइज लिख के आता है विड्थ, ठीक। विड्थ से ये उठा रहा है बेस साइज को। अगर तुमने बेस साइज नहीं सेट करी, जैसे कि यहाँ पर स्पैन है, तो ये कंटेंट साइज उठाता है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था एक कंटेंट साइज कहाँ से कैलकुलेट करता है। बेसिकली किसी भी एक डिव या किसी भी एक एलिमेंट के अंदर जितना भी टेक्स्ट है उसको एक लाइन में एकदम लंबा सा डाल देता है। वो कितना भी तुम्हारे में 100 200 300 400 1000 वर्ड हो, कितना भी हो, उसको एक लाइन में बहुत ही लंबा सा डाल देगा, फिर वहां से एक कंटेंट साइज कैलकुलेट करेगा, ठीक। तो जैसे कि अभी यहाँ पर इसकी कंटेंट साइज है 90 पिक्सल,
तो 90 पिक्सल कितनी होगी, इतनी, जब एक लाइन में पूरा डाल देगा और उसका मतलब कोई भी एक्स्ट्रा जगह नहीं बचेगी। ठीक, मतलब हमने देखा था ये विड्थ को, अगर किसी एलिमेंट को की विड्थ को अगर तुम कर दोगे मैक्स कंटेंट, तो उसके कंटेंट साइज के बराबर हो जाएगी, मतलब एक लाइन में सारी फैल जाएगी और वहां से फिर उसकी कंटेंट साइज कैलकुलेट होके आएगी। तो अगर मैं इस पे 1000 वर्ड लिख दूं तो क्या होगा, चलो पहले लिख के देख लेते हैं। ठीक, 1000 वर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 1000 वर्ड लिखने में तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए मैं लॉरम 1000 लिख के एंटर मारूंगा। देखो इतना सारा टेक्स्ट लिख के आ जाएगा। ये देखो मैंने कर दिया, और शिफ्ट अल्ट एफ अगर दबाऊंगा तो ये मेरा फॉर्मेट हो जाएगा। तो एक लाइन में जाने की बजाय सारा ऐसे आ जाएगा। ठीक, सारा एक के ऊपर एक, मतलब सारा स्टैक हो जाएगा। तो अब ये देखो, ठीक, ये तो बहुत बड़ा हो गया है। ठीक, ये सबसे बड़ा, इसकी विड्थ सबसे बड़ी हो गई है, सबसे ज़्यादा। और फिर यहाँ से ये हाई हटा देते हैं। ठीक, और ये ऊपर क्रॉप होके क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने हाइट सेट कर दी थी। ठीक, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमें हाइट नहीं सेट करनी चाहिए कभी भी। हमने पेरेंट के ऊपर हाइट सेट करी थी, इसीलिए वो ऊपर जा रहा है। ठीक, क्रॉप होके, तो हाइट जैसे ही मैंने हटाई, वो जो भी हमारा पार्ट या हिस्सा कट रहा था वो आ गया। ये देखो ऊपर कट रहा है, मैंने हाइट को कमेंट कर दिया, ये आ गया अपने अपने एक्चुअल पोजीशन में। तो हाइट सेट करने पे क्या होता है, फिक्स हो जाती है हाइट। ठीक, लेकिन जब हाइट ना सेट करो तो जितना ही उसके अंदर का कंटेंट ग्रो होगा, वो हाइट भी उसी ग्रो होती चली जाएगी ऑटोमेटिक। तो अभी हमने पेरेंट की हाइट जब सेट करी थी तो फिक्स हो गई थी, जितना हमारा जो पोर्ट था उसका 50% ही था। ठीक, तो इसीलिए हमें हाइट कभी भी सेट नहीं करनी चाहिए। तो अब इसकी देखो कंटेंट साइज, इसकी देखो कितनी हो गई है। कंटेंट साइज हो गई है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 49,902। इसकी कंटेंट साइज इतनी है। तो वहां से ये कैलकुलेट कर रहा है। ठीक, इसकी स्टार्टिंग में विड्थ क्या कर रहा था, एकदम मतलब 50,000 के करीब कर दिया है। फिर वहां से इसको श्रिंक करना शुरू किया है। तो अगर इसको 10% श्रिंक करेगा तब भी ये 40-45,000 रहेगा। ठीक, और इसको अगर श्रिंक करेगा 10% तो इससे ही छोटा हो जाएगा। तो देखो कितना बड़ा हो गया। तो यहाँ से कंटेंट साइज लेके चलता है। तो अगर कंटेंट साइज अगर अगर तुम विड्थ दे देते हो इसके ऊपर, जैसे कि मैं यहाँ पर विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल, तो बेस साइज को कंटेंट साइज नहीं लेगा वो, ये विड्थ को एज अ बेस साइज लेगा। तब यहाँ पर देखना, ये देखो ये 200 पिक्सल ही है। ये देखो ये मतलब 200 पिक्सल एग्जैक्ट नहीं है। ठीक, इसको थोड़ा सा श्रिंक किया गया है। ठीक, ये एग्जैक्ट ही है, एग्जैक्ट ही है। यहाँ पर देखो बेस साइज एंड फाइनल साइज ये इतना ही है। बेस साइज हमारी विड्थ थी जितनी भी थी, फिर ये देखो यहाँ तक श्रिंक किया, और ये देखो हाइट ऑटोमेटिकली हमारे पेरेंट की ग्रो हो गई है। अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरा पेरेंट है। ठीक, तो हाइट ऑटोमेटिकली इतनी ग्रो होगी, क्योंकि हमने हाइट कुछ भी सेट नहीं करी थी, तो ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट होकर ग्रो हो जाती है। तो हाँ, तो हमें ये समझ आ गया कि ये जो यहाँ पर भी यहाँ पर जो भी बेस साइज है, कहाँ गया ये, यहाँ पर जो बेस साइज है कहाँ गया यार, ये बॉक्स मॉडल खुल गया, फ्लेक्स बॉक्स ये है। इसको मैं और भी ऊपर कर देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, मैंने ऊपर कर दिया, हल्का सा छोटा कर देते हैं। ठीक, तो ये बेस साइज विड्थ को ले रहा है अभी यहाँ पर। ठीक, और ये देखो अभी ये इस केस में ये थोड़ा सा श्रिंक हुआ है। ठीक, ये श्रिंक हुआ है। अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ तो यहाँ पर जब स्पेस है एम्प्टी, ठीक, इसके पास अवेलेबल स्पेस है, तो ये नहीं श्रिंक होता है। ये फाइनल साइज 200 पिक्सल ही है, लेकिन अगर अवेलेबल स्पेस नहीं है तो ये श्रिंक होना शुरू हो जाता है। देखो यहाँ पर इतना श्रिंक हो गया, ये फाइनल साइज इतनी निकल के आ गई। तो यहाँ पर बेस साइज को विड्थ कंसिडर कर रहा है। हम लोग विड्थ नहीं दिए थे, तब ये इसको कंसिडर कर रहा था, कंटेंट साइज को। तो अगर हमें इक्वल विड्थ देनी है, पहले तो मैं यहाँ से चल के कंटेंट थोड़ा सा कम कर देता हूँ। कंटेंट कितना कर देता हूँ, बस केवल लॉरम लिख के एंटर दबाओगे कुछ 40-50 वर्ड अपने आप आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, 40-50 काफ़ी होता है। तो अब देखो यहाँ पर ये इतना बड़ा है। अब अगर मुझे इक्वल विड्थ चाहिए सबकी, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर चल के सबको इक्वल विड्थ दे दूंगा। कहाँ गया, हाँ, तो अब सबको इक्वल विड्थ कैसे देंगे, या तो हर एक एलिमेंट पे चल के दें। ठीक, तो इक्वल विड्थ कितना दें हम लोग, कितना दें,
तो चलो दे दो 100% सबकी विड्थ। तो अभी मैं बताता हूँ क्या होगा इससे। ये 100 ये इसको कमेंट कर दो, इसको कमेंट करके इसके नीचे यहाँ पे डाल दो विड्थ 100%। इसको भी कमेंट करके यहाँ पे डाल दो विड्थ 100%। तो अब देखना चल के सबकी विड्थ इक्वल हो गई है, ठीक। और यहाँ पर ये जो बेस साइज है ये अब वो कंटेंट साइज को ना लेके ये विड्थ को हमारे कंसिडर कर रहा है, ठीक। तो अब ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये किसी की विड्थ 100% नहीं है, ठीक। सबकी विड्थ कम हो गई है। 100% क्या होता है, पेरेंट के इक्वल होना चाहिए, ठीक। तो ये सारे एलिमेंट्स 100% होना चाहते हैं। कितना होना चाहते हैं? 100%। लेकिन अब उतनी जगह नहीं है, तो ये सबको दबा रहा है, ठीक। सबको इक्वल रेट से दबाएगा। तो स्टार्टिंग में जो भी ये देखो बेस विड्थ यहाँ पे दिखा रहा है 100%, और इधर पिक्सल्स के अंदर दिखा रहा है। तो पिक्सल्स के अंदर ये हमारा जो पेरेंट है उसकी विड्थ दिखा रहा है। ये देखो ये यहाँ पर अगर देखोगे ऊपर जो टूल टिप ब्लैक कलर का आ रहा है ऊपर, वहां पर लिखा है 89.2, ठीक। तो यहाँ पर आके देखोगे तो यहाँ पर भी 89.2 है। तो ये हमारे स्पैन की विड्थ है, अगर कोई भी एलिमेंट ना होता तो, ठीक। मतलब नॉर्मली अगर हम लोग 100% देते हैं तो क्या होता है, पेरेंट की जितनी भी विड्थ थी उसको वो कंसिडर करता है, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पर इसकी पिक्सल्स में जो भी विड्थ निकल के आई है 859, और उतनी ही पेरेंट की है थोड़ी सी ज़्यादा, ठीक। ये 10 पिक्सल ज़्यादा है, 10 पिक्सल ही है, हाँ। तो 5 और 2 7, हाँ 10 पिक्सल्स ज़्यादा है, तो 10 मैं बोल रहा हूँ, ठीक। 20 पिक्सल्स ज़्यादा है ये पेरेंट की जो भी विड्थ है। 20 पिक्सल्स इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमने पैडिंग थोड़ी बहुत साइड से दी है। तो ये जब हम लोग विड्थ देते हैं अपने चिल्ड्रन के ऊपर, तो वो पैडिंग को हटा के वहाँ से वो कंसिडर करता है। तो अगर मैं यहाँ से पेरेंट से चल के पैडिंग को हटा देता हूँ, तो ये 10 पिक्सल मैंने दिया था लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब जगह, इसीलिए वो उतना 10 पिक्सल कम हो गया था। तो मैंने पैडिंग 10 पिक्सल हटा दिया है। अब देखना ये स्पैन की विड्थ 879 हो गई और पेरेंट की भी 79 हो गई। तो ये यहाँ पर दिखा रहा है बेस साइज, ये फाइनल विड्थ नहीं है। फाइनल विड्थ तो 272 है, ठीक। और इतनी ही सबकी है। देखो यहाँ पर अगर आके देखोगे तो 293 है इसकी, 293 है। मैं उल्टा पढ़ रहा हूँ क्यों, शायद मैंने छोटा कर दिया ब्राउजर, मुझे पता नहीं। 293 उसकी है, ठीक। 73 नहीं 93 है। और फिर इसकी भी 293 है, इसकी भी 293 है, ठीक। तो सबकी इक्वल है। सबकी इक्वल क्यों है? क्योंकि स्टार्टिंग में सबकी इतनी थी। देखो यहाँ पर देखोगे स्टार्टिंग की बेस साइज सबकी 879 थी, इसकी भी 879 थी, इसकी भी 879 थी। अब अगर 10% या 20% सबको श्रिंक किया हो गया होगा तो उतना ही श्रिंक हुआ, ठीक। मतलब स्टार्टिंग में उतने थे तो श्रिंक होके इक्वल ही पूरे टाइम इक्वल ही रहेंगे, चाहे जितना श्रिंक कर दोगे। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हो सकता है कोई छोटा बड़ा हो जाए, क्योंकि अब उसकी मिन विड्थ अचीव हो जाएगी, और वो मिन विड्थ डिपेंड करता है कि कितना बड़ा कैरेक्टर है किसी के अंदर, ठीक। तो नॉर्मली तो इक्वल ही रहेगा सारा, ठीक। तो जैसे कि अगर मैं ये जो भी पी टैग है इसके अंदर कोई बहुत ही बड़ा सा वर्ड लिख देता हूँ, तब इसकी विड्थ, ये पी टैग की विड्थ या पी एलिमेंट की विड्थ हमारे, ये क्या हो रहा है, मेरा अटक रहा है ब्राउजर कुछ, ये अपने आप चल रहा है। मैंने रिलोड कर दिया, कोई बटन दब गई है क्या? मैं इसको न्यू टैब में खोल के देखूं। पता नहीं क्यों ऐसा हो गया था, थोड़ा सा हिल रहा था, ठीक। तो इसको ऊपर कर दो, और फिर हाँ, तो अब ये इतना बड़ा ही रहेगा, ठीक। क्योंकि इसके अंदर ये जो लॉन्गेस्ट टेक्स्ट है वो डिसाइड कर दिया है कि इसकी मिन विड्थ क्या होगी। और यहाँ पर अगर आके देखोगे तो लॉक भी लग गया होगा। ये देखो ये मिनिमम विड्थ इतनी है, अब उससे ज़्यादा ये छोटा करना चाह रहा है लेकिन यहाँ पे लॉक लग गया है आके। तो ये देखो, तो ऐसे हम लोग किसी भी फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जितने भी फ्लेक्स आइटम्स हैं उनको इक्वल बना सकते हैं। तो अगर मान लो मेरे पास और भी एक दो होते, जैसे और भी एक आध पी टैग अगर मैं रख दूं यहाँ पर, ये पी टैग इसके नीचे रखता हूँ ताकि थोड़ा सा अलग रहे। तो
ये देखो ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, ठीक, इक्वल, क्योंकि मैंने 100% विड्थ दे दी है। तो 100% यानी कि पेरेंट का जितना भी है पिक्सल्स में, तो पेरेंट का इतना है। यहाँ पर अगर आके देख लोगे, ये देखो पेरेंट का उतना है 973, तो उतना ही सबका है। तो जब उतने से घट रहा है तो सब इक्वल 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 मतलब श्रिंक हो रहे हैं, इसीलिए इक्वल है फाइनल टाइम पे। तो यहाँ पर कहाँ गया, तो आगे क्या बताना था मैं भूल गया। तो याद आ गया मैं क्या बताने जा रहा था। एक और प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स बेसिस, ठीक, जो कि हम हर एक फ्लेक्स आइटम के ऊपर दे सकते हैं। तो फ्लेक्स बेसिस क्या होती है, चलो हम लोग देते हैं फ्लेक्स बेसिस। अगर मैं यहाँ पर चल के दे देता हूँ 400 पिक्सल, 400 पिक्सल मैंने दे दिया है। तो अभी देखना क्या होगा, ये यहाँ पर अगर आके देखोगे, इस पर अगर क्लिक करोगे तो इसका जो भी बेस साइज है वो चेंज हो गया। बेस साइज ये फ्लेक्स बेसिस से उठा रहा है, ठीक। तो ये स्टार्टिंग में क्या था, जब तुम विड्थ नहीं देते हो तब बेस साइज कंटेंट साइज से उठाता है, ठीक। जब विड्थ दे देते हो तो बेस साइज वहां से विड्थ से लेने लगता है। लेकिन जब फ्लेक्स बेसिस दे देते हो तो ये जो भी बेस साइज है ये फ्लेक्स बेसिस हो जाता है। यानी कि ये, तो फिर इसमें और विड्थ में डिफरेंस क्या है, ठीक। तो इसका जो भी स्टार्टिंग बेस साइज था अभी ये हो गया है 400 पिक्सल, और ये विड्थ को नहीं कंसिडर कर रहा है एज अ बेस साइज, ठीक। तो बेस साइज हम लोग 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हो गया कुछ भी नहीं डिफाइन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर जो इतना भी कंटेंट होगा वो ले लेगा, मतलब वो कंसिडर करेगा बेस साइज। दूसरा हम लोग विड्थ से कर सकते हैं, ठीक। लेकिन विड्थ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेसिस, मतलब अगर विड्थ और बेसिस दोनों दे दोगे, फ्लेक्स बेसिस भी, तो फ्लेक्स बेसिस उसको बेस साइज कंसिडर करेगा। तो अभी यहाँ पर विड्थ 100% नहीं कंसिडर किया जा रहा है एज अ बेस साइज। तो ये फ्लेक्स बेसिस और विड्थ में डिफरेंस क्या होता है, ठीक। तो डिफरेंस होता है, ठीक, अभी मैं बताता हूँ। लेकिन उससे पहले हम लोग फ्लेक्स बेसिस चल के दे देते हैं सब पे। जैसे मैंने विड्थ दिया था, इसको मैं कमेंट करके मैं फ्लेक्स बेसिस 100% कर देता हूँ। फ्लेक्स बेसिस 100%, ठीक, मैंने कर दिया फ्लेक्स बेसिस 100%, और इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर सब जगह लाके डाल देता हूँ। तो मैंने 100% सब पे डाल दिया। अच्छा हाँ, तीनों पे डाल दिया है, ठीक। तो ये देखो अब ये एज एग्जैक्टली वैसे काम कर रहा है जैसे विड्थ के केस में था, ठीक। तो ये डिफरेंस क्या होता है इस केस में, ठीक। तो डिफरेंस इसमें ये होता है कि अगर तुम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करोगे तो ये जो भी फ्लेक्स बेसिस है ये हाइट के लिए अप्लाई हो जाएगा, ठीक। अगर मैं अभी चेंज करता हूँ तो अभी देखो इसकी हाइट, जो हमारा पी टैग है इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट जितना भी उसके अंदर कंटेंट है, ठीक, ये देखो आके इसकी हाइट 18 पिक्सल है, ठीक। लेकिन अगर मैं इसका फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देता हूँ, कहाँ गया फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ये वाला है, तो अभी देखना इसकी हाइट, अभी तो इसकी हाइट नहीं बढ़ी, ठीक, इसकी हाइट बढ़नी चाहिए थी। ये हमारा पी टैग है ये। अच्छा हाँ, देखो हाइट जो होता है ना वो परसेंट में काम नहीं करता है। कब तक नहीं काम करता है, जब तक पेरेंट के ऊपर कभी भी पिक्सल्स के ऊपर पिक्सल्स में हाइट ना दी गई हो, ठीक। तो हाइट को परसेंट में काम करवाने के लिए हमें पेरेंट के ऊपर पिक्सल्स में हाइट देनी पड़ेगी। तो चलो मैं पेरेंट के ऊपर मैं पिक्सल्स में हाइट दे देता हूँ, पिक्सल्स या VH में भी दे देंगे तब भी काम होगा, लेकिन अभी मैं हाइट को 500 पिक्सल कर देता हूँ या 400 पिक्सल कर देता हूँ। तब देखना ये अभी इस हर एक चाइल्ड के ऊपर हाइट अप्लाई होने लगी है, ठीक। तो ये देखो ये फ्लेक्स बेसिस हमने 100% दिया तो ये 400 पिक्सल अब पेरेंट की हाइट से ले रहा है, ठीक। तो हाइट तभी काम करती है किसी भी एलिमेंट के ऊपर जब उसके पेरेंट के ऊपर वो पिक्सल्स में हाइट डिफाइन हो, ठीक। ये मैंने अपने बॉक्स मॉडल वाले वीडियो में बताया था हाइट कब परसेंट में काम करती है। हाइट परसेंट में नॉर्मली नहीं काम करती है, विड्थ हमेशा काम करती है, ठीक।
तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। परसेंट में अगर हाइट को दिलवाना है तो पेरेंट के ऊपर पिक्सल्स में हाइट देनी पड़ेगी। पिक्सल्स में अगर ना दे के हम लोग VH में देते हैं तो भी काम करेगी, ठीक, तब भी काम कर रही, मतलब किसी एब्सोल्यूट यूनिट में, एब्सोल्यूट या रिलेटिव, मतलब किसी भी एक यूनिट में देनी होगी तो मैं हाइट परसेंट में, परसेंट के अलावा, ठीक। अगर यहाँ पर मैं 50% कर देता हूँ तब नहीं काम करेगी, क्योंकि अब ये अपने पेरेंट का ढूंढने लग रहा है, ठीक। तो हाइट को जैसे ही तुम परसेंट में दोगे वो देखेगा कि मेरे पेरेंट के ऊपर हाइट परसेंट में है कि नहीं, किसी और दूसरे यूनिट में है कि नहीं, ठीक। तो अब ये बॉडी के ऊपर पेरेंट का पेरेंट क्या है, ठीक, ये जो हमारा पेरेंट वाला डिवाइस का पेरेंट है बॉडी, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, तो बॉडी के ऊपर चलो हाइट दे दो, ठीक। बॉडी के ऊपर हाइट क्या हो गया, मैं क्या लिख रहा हूँ, हाइट अगर दे देंगे 400 पिक्सल, तब देखना, तब ये काम करेगा, तब ये पेरेंट के ऊपर काम किया, ठीक। ये पेरेंट के ऊपर, पेरेंट की हाइट हो गई कितनी, 400 पिक्सल, 400 नहीं हुई है, अच्छा 400 नहीं हुई है क्योंकि मैंने इसको 50% दिया है ना, ये 50% दिया है, इसको 100 अगर कर दोगे तब ये काम करेगा, ठीक। तो अब ये काम करने लगा है, अपने पेरेंट से उठा रहा है, ये इधर रिलोड कर देते हैं, अपने पेरेंट से उठा रहा है, मतलब ये 100% उठा रहा है, 100% यानी कि 400 पिक्सल जितना मैंने पेरेंट के ऊपर दिया था, ठीक। और फिर अब ये यहाँ पर भी हाइट जो है, मतलब ये फ्लेक्स बेसिस अब ये हाइट को रिफर कर रहा है, जब हम लोग फ्लेक्स डायरेक्शन कर दिए, तो अब ये चिल्ड्रन पे भी काम कर रहा है, तो हाइट तभी काम करेगी जब उसके पेरेंट या पेरेंट के ऊपर कहीं भी हाइट दी हो, ठीक, कहीं भी हाइट परसेंट में दी हो। अगर इसकी हाइट में इसके पेरेंट की हाइट हटा देता हूँ इसमें, तो नहीं काम करेगी, ठीक। यहाँ पे मतलब वो सीधा, मतलब उसको उसके पेरेंट के ऊपर कोई हाइट मिलनी चाहिए, चाहे परसेंट में हो, ठीक, और परसेंट में तभी काम करेगी जब उसके पेरेंट के ऊपर हो, ठीक। तो ये हाइट कुछ ऐसा ही काम करती है। इसको मैंने इन डेप्थ बॉक्स मॉडल की फर्स्ट वीडियो में शायद बताया है, फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में बताया होगा, ठीक, बॉक्स मॉडल की वीडियो में बताया है, तो वहाँ पे तुम जाके चेक कर सकते हो अगर तुम भूल गए हो या तो तुम्हें ऑलरेडी पता नहीं है। तो ये मैं हाइट परसेंट में दे देता हूँ, तो यहाँ पर परसेंट में ना आके यहाँ पर पिक्सल्स में दे देता हूँ पेरेंट के ऊपर सीधा, ठीक। ये तो यहाँ पर देखो अभी ये फ्लेक्स बेसिस जो है ना, ये चेंज होके ये हाइट के लिए काम करने लग रहा है, ठीक। यहाँ पर अगर देखोगे तुम तो ये इसकी हर एक की हाइट 400 पिक्सल होना चाहती है, लेकिन हमने पेरेंट की ही हाइट 400 कर दी है, ठीक। तो ये कभी भी मतलब 100% नहीं मिल पाएगा इसको, क्योंकि हमने क्या किया है, हाइट को 100% किया है, ठीक। तो हर एक एलिमेंट 400 पिक्सल होना चाहते हैं इस केस में। अगर हम पेरेंट की हाइट 800 कर देंगे तो हर एक एलिमेंट 800 होना चाहेगा, और फिर उसको इक्वल रेट से श्रिंक किया जाएगा तो उसकी हाइट इक्वल रह जाएगी। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम जब कर देते हो तुम, तो वो हर एक चीज यहाँ पर हाइट के साथ होगी, जो जब फ्लेक्स डायरेक्शन रो होता है तो विड्थ के साथ होती है, जैसे विड्थ श्रिंक होती है, ग्रो होती है, एकदम सेम चीज वही तुम यहाँ पर हाइट के साथ करोगे हर एक चीज। तो अगर मैं यहाँ से हाइट हटा देता हूँ, ठीक, तो अब ये हाइट काम नहीं कर रही है क्योंकि ये इसके पेरेंट के ऊपर कोई हाइट नहीं दी है, ठीक। तो यहाँ पर हाइट को ये अभी फ्लेक्स बेसिस को परसेंट में ना देके अगर मैं पिक्सल्स में देता हूँ 200 पिक्सल, 200 या 100 पिक्सल दे दो, 100 पिक्सल सही रहेगा। ये 100% को कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर, ऊपर से तो मैंने वो हटा दिया है, लेकिन यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ। तो ये फ्लेक्स बेसिस हो गई पिक्सल्स में, ठीक। तो 100 पिक्सल हो गई है। तो अब देखना क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हर एक की हाइट जो है 100 पिक्सल है। यहाँ पर अगर आके देखोगे तो हाइट 100 पिक्सल है, ये देखो। अब हाइट 100 पिक्सल इसलिए क्योंकि हमने फ्लेक्स बेसिस दिया है 100 पिक्सल, तो अब ये फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होने पर हाइट के लिए फ्लेक्स बेसिस काम करने लगता है। अगर फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर देंगे, रो कैसे करेंगे इसको कमेंट कर दो, अब बाय डिफॉल्ट रो होता है, तो ये विड्थ तो ये विड्थ के लिए फ्लेक्स बेसिस काम कर रहा है,
ठीक। तो ये डिफरेंस होता है फ्लेक्स बेसिस और फ्लेक्स बेसिस और विड्थ के अंदर, विड्थ के बीच में। अगर तुम्हें और भी डिफरेंस जानना है क्या होता है, और भी कई डिफरेंसेस होते हैं, तो और भी इन डिटेल में गूगल पे सर्च करो व्हाट इज द डिफरेंस। गूगल पे सर्च करोगे, ये स्टैक ओवरफ्लो का आंसर है। यहाँ पर आके देखोगे काफी इन डेप्थ बताया गया है। तो बस तुम्हें गूगल पर ये सर्च करना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विड्थ एंड फ्लेक्स बेसिस। तो पहली चीज तो यही बताई गई है। द फर्स्ट थिंग दैट comes to mind when reading your question is that flex basis does not always apply to width। ठीक। फ्लेक्स डायरेक्ट ये हमेशा विड्थ पर नहीं अप्लाई होता है, ये हाइट पर भी अप्लाई होता है। जब फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो जाता है, वही चीज आगे लिखी है। जब फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होता है, यहाँ पर लिखा है, जब कॉलम होता है तो कंट्रोल करता है हाइट को, जब ये फ्लेक्स डायरेक्शन रो होता है तो कंट्रोल करता है विड्थ को। ठीक। और फिर उसके अलावा की डिफरेंसेस क्या क्या हैं, तो ये सब तुम आके देख सकते हो। मतलब फ्लेक्स बेसिस केवल फ्लेक्स कंटेनर या फ्लेक्स आइटम्स के साथ ही काम करता है। एक कंटेनर के साथ नहीं, फ्लेक्स आइटम्स के साथ ही काम करेगा जो फ्लेक्स बेसिस होता है। और विड्थ तो हर एक नॉर्मल किसी भी एलिमेंट के ऊपर काम करती है। तो ये डिफरेंस होता है फ्लेक्स बेसिस में। तो अब हमें कौन सा यूज करना चाहिए, विड्थ यूज करना चाहिए कि फ्लेक्स बेसिस यूज करना चाहिए। तो डिपेंडिंग ऑन योर यूज केस तुम कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक। फ्लेक्स बेसिस यूज करो, फ्लेक्स बेसिस ज़्यादा सही है क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स से रिलेटेड है। ठीक। ये फ्लेक्स बॉक्स के लिए स्पेशली बना है। तो फ्लेक्स बेसिस यूज करो या विड्थ यूज करो, मैटर नहीं करता। लेकिन तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम जैसे करोगे फ्लेक्स बेसिस चेंज हो जाएगा, चेंज होकर हाइट पे अप्लाई होने लगेगा। ठीक। तो दोनों में से जो भी तुम्हारा यूज केस सेटिस्फाइज, जो भी तुम्हारा यूज केस मतलब सेटिस्फाई कर रहा हो, तुम उसमें उसको यूज करो। अगर तुम चाहते हो कि जैसे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो ऑटोमेटिक वो हाइट को रेफर करने लगे, तो फ्लेक्स बेसिस यूज करो। अगर तुम केवल विड्थ को कंट्रोल करना चाहते हो तो तुम उसको यूज करो, सीधा विड्थ प्रॉपर्टी को। तो एक बार मैं फिर से यहाँ पे डिफरेंस दिखा देता हूँ केवल एक एलिमेंट के लिए। ये विड्थ को 100 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक। तो मैं इसको कमेंट कर दिया हूँ फ्लेक्स बेसिस। तब देखना ये अभी फ्लेक्स बेसिस मैंने कमेंट कर दिया है, तो इसकी जो भी बेस साइज है वो वहाँ से विड्थ से ले रहा है, इस वाले विड्थ से ले रहा है बेस साइज। ठीक। और अगर मैं इसका फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देता हूँ, कहाँ गया, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देता हूँ, तो सारे कॉलम में आ गए और इसकी विड्थ 100 पिक्सल ही है। ठीक। और इसकी बेस साइज यहाँ से देखो, ये बेस साइज जो अभी तक विड्थ आ रही थी, ये अब कंटेंट आ रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर बेस साइज, जब अब यहाँ पर बेस साइज हाइट हो गई है, क्योंकि यहाँ पर हाइट को चेंज करना है। तो ये बेस साइज जो है कंटेंट साइज से उठा रहा है। ठीक। ये बेस साइज यहाँ पे लिख के भी नहीं आ रहा है, सीधा कंटेंट साइज लिख के आ रहा है, लेकिन बेस साइज ये कंटेंट से ले रहा है। तो अगर यहाँ पर हाइट सेट कर देते हो तुम, हाइट यहाँ पर कुछ सेट कर देते हो 300 पिक्सल या कुछ भी, तब देखो ये बेस साइज हाइट के थ्रू ले रहा है। जब वो था तब विड्थ के थ्रू ले रहा था, जब फ्लेक्स डायरेक्शन रो था। ठीक। तो ये बेस साइज चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन फ्लेक्स डायरेक्शन। ठीक। तो यहाँ पर देखो मैंने हाइट को फिर से कमेंट कर दिया है। तो अभी देखना, जब मैं फ्लेक्स बेसिस दे देता हूँ 100 पिक्सल, तब ये बेस साइज हमेशा फ्लेक्स बेसिस ही रहेगा और ये हाइट को रेफर करने लगा है। तो अब इसकी हाइट 100 पिक्सल हो गई है। ठीक। और 100 पिक्सल इसीलिए है क्योंकि ये श्रिंक नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे पेरेंट के पास इनफ स्पेस है ये मतलब ग्रो होने के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी वो होता है हाइट किसी भी पेरेंट की, वो ऑटोमेटिकली ग्रो होती है, कितना भी ग्रो हो सकती है। ठीक। तो अभी इस केस में कभी भी ये श्रिंक नहीं करेगा, कितना भी तुम टेक्स्ट डाल दो, चाहे 10,000 हमने स्टार्टिंग में डाला था ना, चलो उतना ही डाल देते हैं। लॉरम 1000 डाला था, 10,000 डाला था, 1000 डाला था, 10,000 तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। लॉरम 1000 डाल दिया, तो अभी ये श्रिंक नहीं हो रहा है। ये अभी देखना तुम, ये हमने फ्लेक्स बेसिस कितना दिया था, ये
हमने फ्लेक्स बेसिस दिया था 100 पिक्सल, ठीक। तो 100 पिक्सल दिया था, लेकिन ये ऑटोमेटिकली ये ग्रो हो रहा है, ठीक। ये ग्रो होके बाहर मतलब ग्रो हो रहा है और पेरेंट को भी ग्रो करवा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर ये डिफरेंस होता है, अगर तुम हाइट दोगे, अगर हम लोग हाइट दिए होते तो क्या होता, ये उसकी हाइट उतनी ही होती, ठीक, उतनी होती, उससे ज़्यादा नहीं होती, उससे ज़्यादा। अगर मैं ये हाइट दे देता हूँ और फ्लेक्स बेसिस को हटा देता हूँ, ठीक, तो देखो ये ग्रो नहीं हो रहा है अभी। ये 300 पिक्सल तक हो गई है इसकी हाइट, 300 पिक्सल हो गई है। अब फिर उसके आगे का जो भी कंटेंट है सारा ओवरफ्लो हो रहा है, उस पेरेंट से बाहर, मतलब उस एलिमेंट से, हमारे स्पैन से बाहर जा रहा है सारा, ठीक है। लेकिन जब ये फ्लेक्स बेसिस देते हो तो ये बोल रहा है कि उतनी वो आइडियल साइज रखना चाहता है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा कंटेंट है तो भी ये ग्रो कर जाए, ठीक। तो यहाँ पर ये ग्रो हो रहा है उसके अंदर, क्योंकि एक्स्ट्रा कंटेंट आ गया है। तो ये एक दूसरा डिफरेंस होता है फ्लेक्स बेसिस और हाइट या विड्थ अगर हम लोग सीधा देते हैं, ठीक। तो ये क्या आ रहा है बार बार, अननोन नीड्स पावर मोर देन कैन सप्लाई। एक सेकेंड, कौन सा पोर्ट है ये? सर 10 ऑफ कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो इसीलिए तुम हो सकता है फ्लेक्स बेसिस यूज करना चाहो विड्थ और हाइट के बजाय, क्योंकि वो लोग उसकी उतनी विड्थ फिक्स कर देते हैं, उससे ज़्यादा अगर कंटेंट होगा तो हाइट के केस में वो ओवरफ्लो हो जाएगा, विड्थ के केस में तो हाइट इंक्रीज कर देता है, ठीक। तो यहाँ पर अगर ये मैं करता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देता हूँ, कहाँ गया फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ये कॉलम ही है, रो कर देता हूँ, ये रो करना था। तो ये देखो अभी फ्लेक्स बेसिस 100 पिक्सल, यानी कि ये अभी विड्थ के लिए काम कर रहा है, ठीक। तो ये ऑटोमेटिक हाइट को ग्रो कर देता है, ठीक, हाइट को ग्रो करके कंटेंट ओवरफ्लो से बचा लेता है। लेकिन जब हमारी हाइट ही कम हो जाएगी तब क्या ग्रो करेगा, ठीक, हाइट ही हमारी कम हो जाएगी, और विड्थ तो हमारे रिपोर्ट से ज़्यादा बड़ी नॉर्मली होगी नहीं। तो यही मैं बोल रहा था, हाइट को ऑटोमेटिकली ग्रो कर देता है विड्थ के केस में। जब हमारी विड्थ फिक्स होती है तो हाइट बढ़ जाती है ऑटोमेटिक। तो ये तो हो गई फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी। पहले मैं चल के यहाँ से कंटेंट को कम कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक। तो फ्लेक्स बेसिस का यूज़ करके हम लोग अपने हाइट और विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना मुझे विड्थ चाहिए, कितना मुझे हाइट चाहिए, ठीक। अब एक और प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स रैप, ठीक। तो फ्लेक्स रैप समझने से पहले मैं क्या करता हूँ, सबको इक्वल विड्थ देता हूँ। तो सबको इक्वल विड्थ देने के लिए मैंने अभी क्या बताया, सबके ऊपर जाके दे दो, तो ऐसे अलग अलग जाके देना नहीं सही होता है, ठीक। सबको अगर तुम्हें इक्वल विड्थ देना है तो पेरेंट ये सेलेक्टर यूज़ करो, ठीक। और फिर यहाँ से इन सब की विड्थ को मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। फ्लेक्स बेसिस भी हटा दो, फ्लेक्स बेसिस भी हटा दो, सबसे विड्थ और फ्लेक्स बेसिस दोनों चीज़ हटा दो। अभी मैं दूसरी प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ, और ये जो भी है फ्लेक्स बेसिस या फ्लेक्स विड्थ हम लोग यहाँ पर देंगे। तो ये मैं कैसे दे रहा हूँ, ये है पेरेंट, ये एक वो सेलेक्टर है, क्या बोलते हैं, क्लास सेलेक्टर है, ठीक। और फिर ये इसको बोलते हैं डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर, ठीक। तो डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर, और फिर ये है यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि पेरेंट के अंदर जितने भी डायरेक्ट चाइल्ड हैं, ठीक, पेरेंट के अंदर कई चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक, जैसे इस पी टैग के अंदर है, स्पैन टैग के अंदर कोई भी दूसरा टैग हो, जैसे कि इस पी टैग के अंदर मैं दूसरा एक बोल्ट टैग डाल सकता हूँ। तो ये जो डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर है वो सीधा जो डायरेक्ट चाइल्ड है उसके ग्रैंड चाइल्ड से नहीं, जो डायरेक्ट चाइल्ड है उसको सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं डाल देता हूँ विड्थ 300 पिक्सल, ठीक, 300 या 200, विड्थ 200 पिक्सल मैंने कर दिया है। तब देखो क्या होगा, विड्थ 200 पिक्सल कर दिया, तो जैसे ही ये छोटा होगा हमारा श्रिंक होने लगेगा। तो अगर तुम चाहते हो कि ये तुम्हारा श्रिंक ना हो, तो मैंने बताया था कि वो तुम फ्लेक्स श्रिंक का यूज़ कर सकते हो। फ्लेक्स श्रिंक 0 कर दोगे जिस एलिमेंट के ऊपर, वो श्रिंक नहीं होगा। तो अगर तुम चाहते हो सारे एलिमेंट्स ना श्रिंक हों, तो फ्लेक्स श्रिंक 0 यहाँ पर कर दो, फ्लेक्स श्रिंक 0 यहाँ पर कर दोगे
तो कोई भी श्रिंक नहीं होगा। जैसे ही 400 मतलब 200 पिक्सल हिट करेगा अपनी विड्थ, मतलब मिनिमम विड्थ वो सेट हो गई है। अब वो श्रिंक नहीं करेगा, जितनी भी हमने विड्थ दी थी उतनी फिक्स हो गई है। तो अब श्रिंक नहीं करेगा तो ओवरफ्लो करेगा, ये ओवरफ्लो हो रहा है, तो तुम चाहते हो ओवरफ्लो भी ना हो, ठीक। तो ये श्रिंक लिखने की जरूरत नहीं है अगर तुम चाहते हो ओवरफ्लो ना हो। एक प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स रैप, ठीक। और ओवरफ्लो ना हो तो क्या होगा, ठीक। ओवरफ्लो भी ना हो, श्रिंक भी ना हो, तो क्या हो सकता है, हमारा जो भी एलिमेंट है न्यू लाइन में आ जाए, ठीक। अगर तुम ऐसा चाहते हो कुछ कि जैसे अभी चारों को एकोमोडेट करने के लिए हमारे पास स्पेस है, अगर यहाँ पर फ्लेक्स के ऊपर कर दोगे तो भी इतना स्पेस है, अभी चारों को एकोमोडेट करने के लिए, मतलब चारों यहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन जैसे चारों को रहने के लिए स्पेस कम होगी, अभी देखना हमने फ्लेक्स रैप को कर दिया रैप, तो ये सही से हुआ नहीं है क्या। अच्छा, ये हमें एलिमेंट के ऊपर नहीं करना होता है, ठीक। मैंने क्या कर दिया, अभी सारे एलिमेंट के ऊपर फ्लेक्स रैप लगा दिया है। इसको हमें पेरेंट के ऊपर सीधा लगाना होता है। ये यहाँ पर ये पेरेंट के ऊपर की प्रॉपर्टी है, जैसे कि फ्लेक्स श्रिंक और फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स बेसिस, ये सारे फ्लेक्स आइटम्स की ऊपर प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करते हैं। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि अलाइन आइटम, जस्टिफाई कंटेंट, फ्लेक्स डायरेक्शन, इनको हम लोग पेरेंट के ऊपर यूज करते हैं। उसी तरह से फ्लेक्स रैप को भी पेरेंट के ऊपर यूज करते हैं। तो अब देखो क्या होगा, ये देखो हमारे पास अभी काफी एक्स्ट्रा स्पेस है, तो चारों एक साथ आ रहे हैं। जैसे स्पेस कम होगा, देखो जंप होके नीचे आ गया, ठीक। ये हमारा जो भी वो था, क्या बोलते हैं इसको, फ्लेक्स आइटम, ठीक। जो भी हमारा लास्ट आइटम था वो इधर आ गया, ठीक। अभी अगर और छोटा करोगे तो ये और भी नीचे, ये भी नीचे आ जाएगा, ठीक। तो ये देखो ये दोनों नीचे 2 लाइन में आ गए। फिर और छोटा करोगे तो सारा, अभी देखना सारा 1 लाइन में आ गया। तो ऐसे हम लोग अपने फ्लेक्स कंटेनर को बता सकते हैं कि जितनी भी हमारी एलिमेंट की विड्थ हमने दी है उससे छोटा ना करो, अगर स्पेस कम है उसको श्रिंक मत करो, तुम न्यू लाइन में भेज दो, उसको तुम नई लाइन में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें हमारा काम चल जाएगा, ठीक। तो ऐसे हम लोग न्यू लाइन में भेज सकते हैं, ठीक। तो अब देखोगे जैसे कि यहाँ पर एक नई प्रॉपर्टी मैं बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो, अभी जब एकदम छोटा होता है तो एकदम से गैप, मतलब कोई गैप नहीं होता, आपस में एकदम आपस में टच करता है, ठीक। और यहाँ पर भी नई लाइन में आ गया है तो आपस में टच कर रहा है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स के ऊपर, गैप। तो पेरेंट के ऊपर, मतलब फ्लेक्स कंटेनर के ऊपर हमें देना होता है गैप प्रॉपर्टी, गैप, ठीक। गैप अगर तुम दे देते हो 16 पिक्सल, मान लो 16 पिक्सल तुमने दे दिया, तो देखना क्या होगा, इतना गैप हो जाएगा। अब ये गैप को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। ये खाली स्पेस था, ठीक। तो खाली स्पेस और गैप के बीच में एक डिफरेंस होता है, अगर इसको तुम छोटा करोगे, ठीक, तो यहाँ पर ये जो गैप है ये बता रहा है कि ये यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं आएगा, यहाँ पर एकदम से गैप क्रिएटेड है, ठीक। तो ये यहाँ पर अगर आके देखोगे तो इस वाले गैप को ऐसे ही डॉट डॉट में ही दिखा रहा है, ठीक। लेकिन इस वाले को ऐसे तिरछी तिरछी लाइन में दिखा रहा है, ठीक। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारे गैप क्रिएट हो गया। तो जैसे ही उतना गैप ही रहेगा उसके पहले ही, ठीक है, टच नहीं करेगा आपस में एक दूसरे को, उसके पहले ही न्यू लाइन में आ जाएंगे सारे, और उतना गैप मेंटेन रहेगा, ठीक। तो ये हम लोग गैप का यूज करके, गैप प्रॉपर्टी का अपने एलिमेंट्स के ऊपर गैप दे सकते हैं, ठीक। हर एक एलिमेंट के बीच में, सारे के बीच में गैप होगा, ठीक। तो ये काम करेगा तब भी जब हम लोग का फ्लेक्स रैप हो या ना हो, ये मैटर नहीं करता, ये नॉर्मली भी काम करेगा। अगर छोटा कर दोगे इसको तो ये उतना गैप रहेगा, उसके बाद श्रिंक करेगा, ठीक। उतना गैप मेंटेन करके रखेगा, ठीक। अगर इसको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दो, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दोगे तब भी ये गैप काम करेगा। अब अभी देखो ये गैप काम कर रहा है, ठीक। यहाँ पर इतना गैप है, ये ऐसे, ठीक। तो ऐसे हम लोग गैप प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग गैप दे सकते हैं अपने फ्लेक्स आइटम्स के बीच में। और वो प्रॉपर्टी किसके ऊपर देते हैं हम लोग, पेरेंट के ऊपर देते हैं, ठीक। तो ये जो गैप प्रॉपर्टी है, अगर यहाँ पर पेरेंट के ऊपर आओगे और गैप के ऊपर सेलेक्ट करोगे तो ये एक शॉर्टकट है, रो गैप एंड कॉलम गैप, ठीक। तो ये रो एंड कॉलम गैप ये क्या है, तो अभी मैं दिखाता हूँ, ठीक। तो जैसे ये है ना, ये सारी रो गैप हैं, ठीक।
तो कॉलम गैप क्या होता है, जो वर्टिकल, जब ये वर्टिकल होता है। एक तो अगर मैं यहाँ पर ये फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं ये रैप ऑन कर देता हूँ, फ्लेक्स रैप को मैंने ऑन कर दिया, तो देखना तब यहाँ पर, अरे ये आ जा, अभी आ ही नहीं रहा है, ठीक, ये आ गया, ठीक। तो ये अभी अगर हम लोग इसको गैप ना देके हम लोग रो गैप दे देते हैं, रो गैप, तो देखना क्या होगा। ये अगर इसको छोटा करोगे तो ये देखो हमारा जो ये यहाँ पर गैप था, इधर से गैप देखो गायब हो गया है, हमारे केवल रो में गैप है, ठीक। ये होता है रो गैप, ये जो ऐसे है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वाला गैप रो गैप होता है। वर्टिकल वाला जो भी एलिमेंट्स के बीच में गैप होता है उसको कॉलम कॉलम गैप बोलते हैं, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर आके कॉलम गैप दे दें, कॉलम गैप 32 पिक्सल कर दो, ठीक। तो अब देखना हमारे कॉलम्स के बीच में, कॉलम यानी कि ये जो भी है यहाँ पर ये 32 पिक्सल का गैप हो गया है। तो अब 32 पिक्सल से जैसे ही छोटा होगा, देखो जैसे छोटा किया मैंने सारा नई न्यू लाइन में आ गया, तो 32 पिक्सल गैप रहेगा हमेशा। तो हम लोग ये गैप प्रॉपर्टी या फिर रो गैप या कॉलम गैप का प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग इसको सीधा कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना स्पेस हमें कब चाहिए, ठीक। तो जैसे मान लो तुम्हें कॉलम गैप नहीं चाहिए, तुम्हें बस रो गैप चाहिए, तो कॉलम गैप को हटा दो, इतना ही कर दो। तुम्हें दोनों अगर इक्वल चाहिए तो गैप कर दो। नॉर्मली हम लोग को दोनों इक्वल ही चाहिए रहता है, ठीक। किसी किसी केस में हो सकता है तुम्हें कभी कम चाहिए हो, ठीक। तो ये जो गैप प्रॉपर्टी है ये अभी कुछ दिन पहले तक ये सफारी में सपोर्ट नहीं कर रही थी, अभी चल के हम लोग देखते हैं सपोर्ट करती है कि नहीं। तो सफारी क्या है, सफारी एक ब्राउज़र है, जैसे हमारा फायरफॉक्स है, क्रोम है, वैसे ही जो भी एप्पल के डिवाइसेस होते हैं जैसे मैकबुक हो गया या आईफोन हो गया, वहाँ पे सफारी ब्राउज़र होता है। तो उसमें ये प्रॉपर्टी सपोर्टेड नहीं थी, ठीक। ये थोड़ी न्यू प्रॉपर्टी है, तो इसको यूज़ करने से पहले तुम्हें एक बार सोचना होगा कि एक बार चेक करना होगा सफारी में काम करती है कि नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले तो, एक आध साल पहले तो नहीं करती थी। तो अगर हमें चेक करना है कि ये किस ब्राउज़र में सपोर्टेड है किस ब्राउज़र में नहीं, तो जैसे अभी हम लोग ये सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसमें से सारी प्रॉपर्टी, लगभग सारी प्रॉपर्टी सारी ब्राउज़र्स में सपोर्टेड है, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि कुछ कुछ ब्राउज़र्स में ही सपोर्टेड होती हैं, ठीक। तो उसको तुम्हें ध्यान से यूज़ करना है, उसको बोलते हैं, जैसे अलग अलग ब्राउज़र्स होते हैं अपडेट नहीं करते खुद को, ठीक, पीछे रह जाते हैं अपडेट, मतलब जो भी वेब डेवलपमेंट का वर्ल्ड है काफ़ी तेज़ी से अपडेट होता रहता है, तो लोग पीछे रह जाते हैं, तो अपडेट नहीं कर पाते हैं उतने जल्दी से। क्रोम सबसे तेज़ अपडेट होता है, क्रोम और फायरफॉक्स भी काफ़ी तेज़ अपडेट होता है। तो हमें अगर चेक करना है गैप प्रॉपर्टी सपोर्टेड है कि नहीं सफारी के अंदर, तो एक वेबसाइट होती है कैन आई यूज़, ठीक। तो canIuse.com पे अगर चले जाओगे, ये CSS जावास्क्रिप्ट इन सब की प्रॉपर्टीज़ तुम यहाँ पे डाल दो। जैसे हमने गैप को कॉपी कर लिया था, यहाँ पर अगर मैं डालता हूँ तो ये देखो ये बता रहा है कितने परसेंट ओवरऑल पूरी दुनिया में कितने परसेंट ब्राउज़र्स में सपोर्ट करता है। तो 95% ग्लोबली जितने भी ब्राउज़र्स हैं उसमें 95% में सपोर्ट करता है। तो ये सफारी में भी ये सपोर्ट करने लगा है, ठीक। सफारी में सपोर्ट करने लगा है, ये यहाँ पर दिखा रहा है कि 2017 और 2017 से ही सपोर्ट कर रहा है। लेकिन मैंने कुछ दिन पहले एक किया था, तो या तो उनका ब्राउज़र पुराना रहा होगा, ठीक, पुराना ब्राउज़र सफारी का रहा होगा, तब नहीं सपोर्ट किया होगा, हो सकता है, क्योंकि ये जो पुराना वर्जन है ये 2020 तक यहाँ पर दिखा रहा है, ये इसके ऊपर आते ही ये गायब हो जा रहा है। लेकिन तुम देख सकते हो ये 2020 तक, सितंबर 2020 तक ये वाला ब्राउज़र था, ठीक। तो उस टाइम पर ये सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो कोई भी प्रॉपर्टी जैसे फ्लेक्स प्रॉपर्टी है, ठीक, फ्लेक्स बॉक्स है, फ्लेक्स प्रॉपर्टी, ये 98% ब्राउज़र्स में सपोर्टेड है, ठीक। तो वो उसी जिस भी ब्राउज़र में सपोर्टेड नहीं रहा होगा वो वही 5% ब्राउज़र्स रहे होंगे, तो उस केस में हमें मार्जिन का यूज़ करना पड़ता है, ठीक। लेकिन मार्जिन उतने अच्छे से काम नहीं करते जितना अच्छा से गैप काम करता है। तो गैप तुम यूज़ कर सकते हो आराम से, अब तो सारे लगभग 95% ब्राउज़र्स में सपोर्टेड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या होता है, अगर किसी ब्राउज़र में सपोर्टेड नहीं है ना, तुम्हारे क्रोम में तो अच्छा दिख रहा है, तुम्हारे फ़ोन में अच्छा दिख रहा है, लेकिन अगर कोई पुराना ब्राउज़र यूज़ कर रहा है, उसको अपडेट नहीं किया उसने, तो उसमें गैप ही नहीं दिखेगा, सारे एलिमेंट्स तुम्हारे सटे सटे दिखेंगे, ठीक। तो ऐसे ही हो रहा था उस केस में भी, मेरे वाले केस में, तो वहाँ पर मैंने मार्जिन का यूज़ किया था, ठीक।
तो ये मतलब तुम ऐसे कैन आई यूज़ का यूज़ करके तुम सर्च कर सकते हो कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ कितने % ब्राउज़र में सपोर्टेड है। तो ये फ्लेक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सपोर्टेड है। ये 13 साल पुरानी प्रॉपर्टी हो गई है, तो ये अच्छे से सपोर्टेड ही होगी। नई प्रॉपर्टी, जैसे एक नई प्रॉपर्टी आई है एक्सेंट कलर, तो ये बहुत कम ब्राउज़र्स में सपोर्टेड होगी। एक्सेंट कलर, ठीक, ये 89% ब्राउज़र्स में सपोर्टेड है। इससे भी नहीं, नया एक सेलेक्टर है, एक हैज़ या इज़ करके देखते हैं। इज़ देखो, ये भी ये ओवरऑल ये तो और भी ज़्यादा है, ठीक। एक हैज़ करके आई है, मैं देखता हूँ। ये सब कुछ हम लोग ये हम लोग कोर्स से बाहर पढ़ेंगे, बहुत ही नई प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका ज़्यादा यूज़ नॉर्मली नहीं करते हैं अभी, ठीक। उनका काफ़ी पावरफुल प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी। तो ये देखो, ये 76% ब्राउजर्स में सपोर्टेड है। तो जितनी नई प्रॉपर्टी होती है वो उतने ही कम ब्राउजर्स में सपोर्टेड होती है, धीरे धीरे सब में सपोर्ट आ जाता है उनका। तो ये देखो 2022 अगस्त से ही आई है ये हमारे ब्राउज़र, जो हमारा क्रोम ब्राउज़र है 2022 में आया है। ये सितंबर में आया है फायरफॉक्स एज के अंदर। फायरफॉक्स के अंदर ये सफारी है, सफारी में बहुत पहले ही, नहीं, सफारी में भी 2022 में जुलाई में आया है, ठीक। फायरफॉक्स में अभी आया ही नहीं है हैज़ का सपोर्ट, ठीक। हैज़ का सपोर्ट अभी फायरफॉक्स में आया नहीं, इसीलिए इसका ये जो % है काफ़ी कम है। तो कोई बात नहीं, ठीक। हम तो नॉर्मली क्रोम ही यूज़ करते हैं, लेकिन DevTools फायरफॉक्स का CSS के लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए अभी हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गई गैप प्रॉपर्टी। तो अगर गैप प्रॉपर्टी का नहीं यूज़ करना है तो तुम मार्जिन का यूज़ कर सकते हो। ये फ्लेक्स रैप में अगर हटा दूँ और गैप भी हटा दूँ तो हमारे सारे एलिमेंट्स ऐसे हो जाएंगे, ये, ठीक। तो अब अगर गैप कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पर, मतलब गैप नहीं, मार्जिन का कैसे यूज़ करेंगे, तो हमें सेलेक्ट करना होगा सारे एलिमेंट्स को, ठीक। तो सारे एलिमेंट्स को अगर मार्जिन लेफ्ट दे दोगे, मार्जिन लेफ्ट 16 पिक्सल, तब देखना सारे मार्जिन मतलब सारे एलिमेंट्स में मार्जिन लेफ्ट 16 पिक्सल हो गया है, ठीक। सारे में नहीं हुआ है, ये किस, इसमें क्यों नहीं हुआ है? हाँ, इसमें इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसके ऊपर हमने मार्जिन 0 कर दिया है ऊपर चल के, ठीक। तो यहाँ से मैं मार्जिन एक बार के लिए हटाता हूँ, इसलिए हमारे पी टैग से ये मार्जिन मतलब जो हमारा पी टैग है, इसका अगर तुम स्पेसिफिसिटी देखोगे, हमने देखा था कि जो नीचे आता है कैस्केड रूल के हिसाब से उसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होती है, ठीक। मतलब स्पेसिफिसिटी नहीं, उसकी कैस्केड, मतलब कैस्केड रूल की वजह से नीचे वाला अप्लाई होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पेसिफिसिटी। तो अगर इस पर हवर करोगे तो इसकी स्पेसिफिसिटी है 10, क्योंकि जो ये सेलेक्टर होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर, इसकी स्पेसिफिसिटी 0 होती है। अगर सीधा तुम यहाँ पर आके हवर करोगे तो इसकी स्पेसिफिसिटी 0 है, ठीक। ये 0 0 0, ठीक। तो इसीलिए हमारा ये पी वाला ओवरराइड कर रहा है। तो इसकी ओवरऑल स्पेसिफिसिटी 10 है, इसकी 11 है, इसकी 10 और इसकी 1 दोनों ऐड करके 11 हो गया, और इसकी 0 और इसकी 10, तो ये 10 ही हुआ। तो इसीलिए इस मार्जिन लेफ्ट को ये वाला ओवरराइड कर रहा है जो कि ऊपर लिखा है। तो यहाँ से हटा दो, ठीक। मैंने हटा दिया यहाँ से। तो अब सबके ऊपर मार्जिन आ गया है, लेकिन हमारा ये फर्स्ट है, इसके ऊपर मैं मार्जिन नहीं चाहता हूँ। इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि कोई भी मार्जिन ना रहे। तो वहाँ पर अगर चल के, तो फिर कैसे करेंगे, तो फिर हमें वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसको ऐसे करके शायद काम कर जाए, देखते हैं। मार्जिन लेफ्ट 16 पिक्सल, यहाँ से कट कर लो, यहाँ पे डाल दो, ठीक। तो ये काम कर गया हमारा। तो ये मार्जिन लेफ्ट 16 पिक्सल। अब मार्जिन कितना सपोर्टेड है, मार्जिन बहुत युगों युगों से है, तो ये हर एक ब्राउज़र में ही सपोर्टेड है, कोई ऐसा ब्राउज़र ही नहीं होगा जिसमें सपोर्टेड ना हो। चलो एक बार देख लेते हैं कितना सपोर्टेड है। कैन आई यूज़, यहाँ पर आके देख लेंगे, ये होना चाहिए 100%। ये भी 97% है। कौन सा ब्राउज़र है भाई? एंड्रॉयड का पता नहीं कौन सा ब्राउज़र है, ठीक जिसमें सपोर्टेड नहीं है ये। तो ये 97% सपोर्टेड है। मार्जिन विड्थ देखते हैं कितना % सपोर्टेड है, क्या लिखा है, WIDTH, ठीक। विड्थ भी 97%। ये कोई ब्राउज़र है जिसमें CSS ही नहीं सपोर्टेड है शायद, ठीक।
क्योंकि विड्थ हाइट नहीं अगर काम करेगा तो क्या काम करेगा। तो कोई बात नहीं, ये हमारा ये हमने गैप क्रिएट कर लिया मार्जिन का यूज़ करके, ठीक। तो ये अभी यहाँ पर अच्छे से काम कर रहा है, काफ़ी सही है, ठीक। अगर तुम्हें ऐसा कुछ चाहिए तो मार्जिन का यूज़ करो, मार्जिन ऐसे करके, ठीक। ऐसे करके करोगे तो ये बता रहा है कि मतलब ये बता रहा है कि सारे एलिमेंट्स को सेलेक्ट करो फर्स्ट वाले को छोड़ के, बस इतना ही है। तो पेरेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सेलेक्ट कर रहा है फर्स्ट वाले को छोड़ के, और उसमें मार्जिन दे रहा है, ठीक। तो ऐसे हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और मैं अभी के लिए यूज़ कर रहा हूँ गैप। कहाँ गया मेरा गैप प्रॉपर्टी। तो हाँ, तो इसके साथ अच्छी चीज़ क्या है, अभी एक मिनट में दिखा देता हूँ। अगर मैं फ्लेक्स रैप यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, कहाँ गया फ्लेक्स रैप, ये फ्लेक्स रैप को मैंने यहाँ से ऑन कर दिया, तो देखो ये हमारा गैप, अभी मैंने मार्जिन लेफ्ट दिया है, ठीक। ये मैंने कमेंट कर दिया था क्या, हाँ कमेंट कर दिया है। इसको फिर से कमेंट हो गया, कमेंट में भी कमेंट हो रहा है, ठीक। तो मार्जिन लेफ्ट दिया तो ये यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी होगी, ठीक। जैसे ही न्यू लाइन में आएगा ये यहाँ से, ये क्योंकि अब ये हम लोगों ने बोला है जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको छोड़ के बाकी सब में मार्जिन लेफ्ट दे दो, तो यहाँ पर थोड़ा सा इशू आएगा, ठीक। यहाँ से ऊपर से मैं गैप अगर चल के हटा दूँ, गैप मैंने हटा दिया है ऑलरेडी, हाँ। तो ये यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर गैप मुझे नहीं चाहिए था, तो इसीलिए गैप मतलब मार्जिन का यूज़ करके अगर तुम देते हो तो अगर रैप ऑन है और अगर न्यू लाइन में आ रहा है तो थोड़ा सा अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा तुम्हारा, तो इसीलिए गैप ज़्यादा अच्छा होता है। तो गैप को यूज़ करो, काम करेगा, ठीक। नॉर्मली वो 5% ब्राउज़र्स जब मार्जिन मार्जिन 70 बोल रहा हूँ, जब मार्जिन 97% में अवेलेबल है और गैप 95% में, तो गैप ही यूज़ करो, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक। 2% से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं गैप कर देता हूँ 10%, 10 पिक्सल कर देता हूँ, तो 16 पिक्सल कर देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाएगा। तो ये अब अच्छे से सब जगह काम कर रहा है, मतलब ये जो पहले वाला है उस पर नहीं दे रहा है ऑटोमेटिक, बाकी बीच में सारे में गैप दे रहा है। तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये अभी क्या बोलते हैं, कॉलम गैप को रिप्रेजेंट कर रही है, ये रो गैप को रिप्रेजेंट कर रही है। और जब केवल हमारे पास एक ही तरह का गैप होता है, केवल हम लोग रो गैप ही दे देते हैं, तब वही डॉटेड लाइन ही आ जाती है यहाँ पर, ठीक। ये एक सेकेंड, अच्छा हाँ, अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पे कॉलम दूँ, ठीक। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो डॉटेड लाइन है ये कब दिखाता है और वैसी लाइन कब दिखाता है, ठीक। तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया तो ये अभी यहाँ पर वो डॉटेड लाइन मतलब डॉटेड गैप आ गया है। अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर देता हूँ तो यहाँ पर ऐसे स्लैश वाला गैप आ गया है, तो वो मैटर नहीं करता, वो तो दिखाने की मतलब देखने की विजुअलाइज करने के लिए है, ठीक। बस वो मैं समझ रहा था कि कैसे ये काम कर रहा है। तो अभी हम लोग मार्जिन का डिस्कशन कर ही रहे थे, तो हम लोग एक अच्छी मतलब प्रॉपर्टी होती है मार्जिन ऑटो, तो उसका डिस्कशन कर लेते हैं कि फ्लेक्स बॉक्स के साथ मार्जिन ऑटो कैसे काम करता है। तो अभी मैंने क्या किया था, यहाँ पे थोड़ा सा मैं गैप दे देता हूँ। मैंने यहाँ से मार्जिन 0 कर दिया था, इसको फिर से 0 कर दो, इसको कमेंट कर दिया था, इसको मैंने फिर से अनकमेंट कर दिया, और ये गैप दिया है मैंने कुछ, गैप को भी मैं हटा देता हूँ। ये जो भी कोड है इसका फाइनल कोड मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से तुम डाउनलोड करके देख सकते हो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ का यूज़ मैंने यहाँ पर किया था। तो मैंने अभी गैप भी हटा दिया है। अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ से फ्लेक्स रैप भी हटा देता हूँ, और फिर ये यहाँ से मैं इतने HTML से मैं कुछ एलिमेंट्स को हटा देता हूँ। तो अगर हम लोग यहाँ पर चल के अपने p टैग को देखें, इस पेरेंट के अंदर जो हमारा p टैग है जिसको हमने डिलीट नहीं किया है, तो बस यही बचा है हमारे पेरेंट के अंदर, ठीक। और यहाँ पर हमने मार्जिन दिया था 0, ठीक। तो मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब कुछ 0 है यहाँ पर। ये इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, देखो सारा कुछ 0 है, ठीक। तो मैं 1 सेकेंड के लिए इसको हटा देता हूँ, मार्जिन 0 हटा देता हूँ, और यहाँ से मैं हटाता हूँ आके अपने कोड से, और फिर यहाँ पर मैं देता हूँ मार्जिन, देखना मार्जिन लेफ्ट, ठीक।
मार्जिन लेफ्ट ऑटो, ठीक। तो देखना अभी क्या होगा, मार्जिन लेफ्ट ऑटो मैंने दिया है तो ये देखो इधर से आ गया, ठीक। ये मतलब पूरा एकदम से लेफ्ट की तरफ ऑटोमेटिक मार्जिन, उसने टोटल जितना भी स्पेस था उसने पूरा मार्जिन दे दिया है वहाँ पर, ठीक। तो ये नॉर्मली नहीं काम करता है। अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स हटा देता हूँ अपने पेरेंट से, तब देखना मार्जिन लेफ्ट ऑटो नहीं काम करेगा, ठीक। और ये 1 सेकेंड के लिए मैं यहाँ से जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, ये दोनों चीज़ हटा देता हूँ। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन था यहाँ पर, इन दोनों को हटा देता हूँ, तभी ये देखो हो रहा है। मतलब जो हमने मार्जिन दिया है उसके कारण ये मार्जिन लेफ्ट ऑटो किया है, तो लेफ्ट से जितना भी स्पेस था पूरा उसने दे दिया उसको, और एकदम से राइट साइड में आ गया है खुद ये। तो इसके लेफ्ट साइड में ये ऑटो मार्जिन है, ये कहाँ गया, ये है, ठीक। और फिर यहाँ पर इतना ऑटो, यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट ऑटो यहाँ पे लिख के आ रहा है, ठीक। और अगर हम लोग क्रोम में चल के देखें तो क्या दिखाएगा, मुझे पता नहीं है क्या दिखाएगा, शायद वो पिक्सल्स में कैलकुलेट करके दिखाए। अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ तो ये हमारा पी टैग है, हाँ यहाँ पर पिक्सल्स में कैलकुलेट करके दिखा रहा है। इधर अगर देखोगे तुम तो ये मार्जिन लेफ्ट पिक्सल्स में कैलकुलेट करके दिखा रहा है, और ये जो ये है फायरफॉक्स, ये ऑटो में दिखा रहा है मार्जिन लेफ्ट ऑटो, ठीक। तो बढ़िया है, दोनों का अपना अपना तरीका दिखाने का, कोई मैटर नहीं करता है किसी भी फॉर्म में दिखाएं। तो यहाँ पर हमें एक्चुअल नहीं पता चल पा रहा है कितना पिक्सल है, ठीक। तो यहाँ पर अगर कैलकुलेटेड में अगर जाओगे, कंप्यूटेड में यहाँ पर अगर लिखोगे मार्जिन लेफ्ट, तो यहाँ पर दिखाएगा एग्जैक्ट कितना कंप्यूटेड है पिक्सल्स में, ठीक। लेआउट के अंदर ये पिक्सल्स में नहीं ऑटो में दिखाता है, और यहाँ पर इधर भी उतना ही दिखाएगा, मतलब इधर जितना भी कंप्यूटेड है उतना दिखाएगा, और कंप्यूटेड में भी चले जाओगे तो भी यहाँ पर अगर मैं लिखूँ मार्जिन लेफ्ट, ये भी उतना ही दिखा रहा है, ठीक। 28 यहाँ पर 528, उधर भी 528। तो ये ऑटोमेटिक उतना मार्जिन क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर मैं फ्लेक्स बॉक्स को ऑन कर देता हूँ इसका, ये तो ये अब देखो ये कैसे काम करता है। अगर हम लोग का फ्लेक्स बॉक्स ना होता तब देखो क्या होता। अगर मैं यहाँ से डिस्प्ले फ्लेक्स चल के हटा देता हूँ तो अभी मेरे पेरेंट के ऊपर कुछ नहीं लगा, तो देखो तो हमने अपने पैराग्राफ पे मार्जिन लेफ्ट ऑटो दे दिया है, इसीलिए ये एकदम से राइट में शिफ्ट हो गया है, पूरा जितना भी स्पेस था उतना कवर कर लिया है, ठीक। तो ये क्या बिना फ्लेक्स के भी काम करेगा? अगर हम यहाँ से फ्लेक्स हटा दें तो काम करेगा। यहाँ पर अगर आके देखोगे तो ये मार्जिन लेफ्ट काम कर रहा है, ठीक। तो फिर फ्लेक्स के साथ क्या मैं बता रहा हूँ, फ्लेक्स के साथ क्या डिफरेंस है इसमें ऑटो में। तो मार्जिन लेफ्ट राइट नॉर्मली काम करता है ऑटो अगर देते हैं, लेकिन मार्जिन टॉप बॉटम अगर हमारा फ्लेक्स नहीं है पेरेंट तो नहीं काम करेगा। तो अभी जो मेरा पेरेंट है उसकी हाइट देखो कितनी है, अभी उसकी हाइट उतनी ही है जितना हमारे उसके अंदर कंटेंट है। तो उसको चलो कुछ हाइट देते हैं, यहाँ पर मैंने हाइट ये दे दिया, हाइट 400 पिक्सल दे दिया, इसको मैंने ऑलरेडी दिया था, उसको अनकमेंट कर दिया है, ठीक। तो अब मेरा जो पेरेंट है ये हाँ इस पर अब मैंने फ्लेक्स हटा दिया है, ठीक। तो फ्लेक्स हटा दिया तो हमें वो बॉर्डर भी नहीं दिख रहा है कि कहाँ से कहाँ तक था, तो फ्लेक्स मैंने हटा दिया। अब यहाँ पर मैं अगर करता हूँ मार्जिन टॉप, यहाँ पर अपने पैराग्राफ वाले पे मार्जिन टॉप ऑटो, MT ऑटो, तब देखना क्या होगा, कुछ नहीं होता है। लेफ्ट करने पे तो शिफ्ट हो गया पूरा, ठीक, लेकिन मार्जिन टॉप ऑटो देने पर नहीं शिफ्ट हो रहा है। मार्जिन टॉप ऑटो देने पर हमें यहाँ तक आ जाना चाहिए। अगर मैं इस पर बॉर्डर दे देता हूँ कुछ, ताकि हमें पता चले हमारा पेरेंट कहाँ तक है आखिर। मैंने पेरेंट के ऊपर बॉर्डर दे दिया है, ये अच्छा पेरेंट के ऊपर नहीं, मैंने तो पी टैग के ऊपर दे दिया। पेरेंट के ऊपर चल के बॉर्डर दे दो, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने दिया था, उसको अनकमेंट कर दिया। तो अभी देखना जैसे ही मैंने मार्जिन लेफ्ट दिया, ये पूरा शिफ्ट होके आ गया इधर, ठीक। और ये मेरा एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, यहाँ पर अगर आके देखोगे तो ब्लॉक है, डिस्प्ले ब्लॉक। ये 1 मिनट में इसको ऊपर कर देता हूँ, ये ऊपर जा ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा इधर करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर आ गया, ठीक। तो ये डिस्प्ले ब्लॉक है, ठीक। तो ब्लॉक लेवल में मार्जिन लेफ्ट राइट ऑटो काम करता है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पर अगर मैं मार्जिन टॉप ऑटो देता हूँ, मैंने कहाँ दिया है, इधर दिया है कहीं, तो हाँ मार्जिन टॉप ऑटो दिया तो नहीं काम कर रहा है, ठीक, ये ऊपर ही है। अगर मैं अपने पेरेंट के ऊपर जाके फ्लेक्स लगा देता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स,
तब देखो मार्जिन टॉप ऑटो काम कर रहा है, एकदम ये नीचे तक आ रहा है। अब एकदम से नीचे ये क्यों नहीं जा रहा है? एकदम से नीचे इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि इसके मार्जिन बॉटम में, मतलब बॉटम में कुछ मार्जिन है 16 पिक्सल। हमें पता है ऑलरेडी कि जो भी पी टैग होता है उस पर मार्जिन जो भी होता है वो टॉप एंड बॉटम 16 पिक्सल होता है। ठीक, तो यहाँ पर मार्जिन बॉटम 16 पिक्सल है। अगर तुम चाहो तो यहाँ पर सीधा कंप्यूटर के ऊपर जाओ और देख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर जो हमारा बॉक्स मॉडल है इधर भी 16 दिखा रहा है। और ये कहाँ से आ रहा है? अगर यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें ये दिख जाएगा, मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट एंड मार्जिन ब्लॉक एंड। अबे मार्जिन ब्लॉक क्या होता है? अभी मैं बता दूंगा मार्जिन ब्लॉक क्या होता है और मार्जिन एंड क्या होता है। ठीक, मार्जिन ब्लॉक और मार्जिन इनलाइन भी होता है कुछ। ठीक, तो वो भी मैं बता दूंगा क्या होता है अभी इसी वीडियो में ही। तो ये बेसिकली समझ लो, मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट होता है मार्जिन टॉप, ठीक, और मार्जिन ब्लॉक एंड होता है मार्जिन बॉटम। यही होता है बस। और फिर हाँ, तो यही मार्जिन बॉटम इसमें दिया गया है, ये 16 पिक्सल। और मार्जिन टॉप को हमने ओवरराइट करके कर दिया ऑटो। मार्जिन टॉप हमने सेट कर दिया तो जो ऑलरेडी सेट था वो ओवरराइट हो चुका है। ठीक, ब्राउज़र की स्टाइल्स थी वो। तो ये अब देखो मार्जिन टॉप भी काम कर रहा है। ठीक, मार्जिन टॉप भी काम करने लगा है। तो देखो मैंने क्या दिया था यहाँ पर, मार्जिन लेफ्ट ऑटो। एक सेकंड के लिए मैं मार्जिन टॉप ऑटो को हटा देता हूँ। तो ये देखो मार्जिन टॉप से भी इतना गैप है। ठीक, यहाँ पर इतना गैप है। और अच्छा हाँ, अगर मैं फ्लेक्स हटा देता हूँ यहाँ से तो देखना, अगर मैं यहाँ से फ्लेक्स हटाता हूँ तब देखो ये डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने हटा दिया। ये देखो इसकी हाइट इतनी छोटी हो गई है। जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स में लगाता हूँ इसकी हाइट उतनी बढ़ जाती है। ठीक, तो हमने पढ़ा था अलाइन आइटम्स जो होता है बाय डिफॉल्ट होता है स्ट्रेच, इसीलिए स्ट्रेच होके जा रही है। लेकिन जैसे हमने ऑटो लगाया, मार्जिन टॉप ऑटो, उसकी हाइट भी कम हो गई। ठीक, तो हमने अलाइन आइटम्स नहीं बोला उसको, मैंने बस मार्जिन टॉप बोल दिया है ऑटो। ठीक, और उसकी हाइट ऑटोमेटिकली वो कम हो गई है। ठीक, तो ये तुम ऐसे भी एलिमेंट्स को अलाइन कर सकते हो और उनकी हाइट ऑटोमेटिक कम हो जाएगी तुम ऑटो दोगे तो। ठीक, तो वो जो भी स्ट्रेच हो रहा था वो गायब हो जाएगा, स्ट्रेच वाली प्रॉपर्टी वो काम नहीं करेगी। अप्लाई तो हो रही है बाय डिफॉल्ट, ठीक, लेकिन वो हमने ऑटो दे दिया है टॉप, तो ऑटो से मतलब ऑटोमेटिकली उतना मार्जिन क्रिएट कर लिया उसने टॉप से। तो यहाँ पर अगर मैं मार्जिन लेफ्ट ऑटो कर देता हूँ, लेफ्ट तो किया ही है, मार्जिन राइट ऑटो कर देता हूँ, अरे यार राइट ऑटो, तब देखना क्या होगा, ये सेंटर हो गया। मतलब इधर इधर से भी उतना हो गया दूर, इधर से भी उतना दूर हो गया, तो ये सेंटर हो गया है। तो अगर मैं यहाँ से फ्लेक्स हटा देता हूँ तब देखना क्या क्या काम करता है यहाँ पर। तब केवल मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट, मार्जिन लेफ्ट ऑटो और मार्जिन राइट ऑटो काम कर रहा है। ठीक, नॉर्मली जब हम लोग फ्लेक्स दे देते हैं तो हमारा टॉप बॉटम ऑटो भी काम करने लगता है। तो यानी कि अगर हम लोग टॉप बॉटम ऑटो दे देंगे तो सेंटर हो जाएगा एकदम से, क्या बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, तो मार्जिन टॉप हमने ऑटो दिया है। ठीक, और यहाँ पर फ्लेक्स को ऑन कर दो तो ये मार्जिन टॉप से इधर आ गया। अब मार्जिन बॉटम भी अगर ऑटो दे देते हो, MB ऑटो, ये कर दोगे तो देखो बॉटम से भी ऑटो हो गया है, मार्जिन बॉटम भी ऑटो हो गया। और हम लोग फ्लेक्स बॉक्स को ऑन कर सकते हैं क्योंकि हमने फ्लेक्स बॉक्स लगा दिया है, अब तो हम लोग ऑन कर सकते हैं। तो ये देखो ऑटो हो गया, चारों तरफ से एकदम सेंटर हो गया। ठीक, तो ये होता है, ये तुम एक नया तरीका तुम यूज़ कर सकते हो सेंटर करने के लिए। ठीक, सेंटर करने के लिए तो इतनी प्रॉपर्टी देने की ज़रूरत नहीं है, केवल लिखो M ऑटो, यानी कि मार्जिन ऑटो हो गया ऑटोमेटिक सेंटर। ठीक, तो तुम्हारा एक पेरेंट होगा, पेरेंट के ऊपर तुम डिस्प्ले फ्लेक्स लगाओ और चिल्ड्रन के ऊपर मार्जिन ऑटो लगाओ। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक ही सेंटर हो जाएगा। ठीक, तो देखो मैं सब प्रॉपर्टीज़ हटा देता हूँ, सारी प्रॉपर्टीज़ मैं हटा देता हूँ। ये मेरा पी टैग है, ये बैकग्राउंड कलर रहने दो ताकि हमें थोड़ा सा दिखता रहे। ठीक, ये स्पैन है हमारा, उसका भी बैकग्राउंड कलर है। ये इस पेरेंट से बॉर्डर में हटा देता हूँ। हाँ, तो बस मैंने क्या किया, पेरेंट के ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स और हाइट दिया है। अब हाइट क्यों दिया है? हाइट अगर नहीं देंगे तो वर्टिकली उसके पास उतनी जगह रहेगी ना जितना उसके अंदर कंटेंट है, तो ये ऑटोमेटिकली उतना ही सेंटर है ये ऑलरेडी। ठीक, तो अब ये सेंटर है तो अब कहाँ से सेंटर होगा? तो अगर तुम्हें कुछ थोड़ा सा देखने के लिए होना चाहिए कुछ हाइट, ताकि उसके अंदर जब सेंटर हो तो पता चले ना, तो यहाँ पर मैंने हाइट दे दिया है। ठीक, ताकि ऐसे जब सेंटर हो तो हमें दिखे। वैसे वैसे तो सेंटर था वो, लेकिन अब वो एकदम चिपका था तो दिख ही नहीं रहा था।
तो अब ये हो गया सेंटर। तो तुम लिटरली तुम केवल दो प्रॉपर्टी देके पेरेंट के ऊपर और एक प्रॉपर्टी अपने चाइल्ड के ऊपर मार्जिन ऑटो दे दोगे, ऑटोमेटिक एकदम सेंटर में हो जाएगा। अगर फ्लेक्स नहीं दोगे तो ऐसे केवल ये हॉरिजॉन्टली सेंटर होगा, ठीक, वर्टिकली सेंटर नहीं होगा। मैं बॉर्डर भी दे देता हूँ ताकि हमारा पेरेंट जहाँ भी हो दिखता रहे। और ये ऐसा कर देने से हमारा वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली दोनों सेंटर हो जाएगा। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर से भी कम लाइन यहाँ पे लगती है। अगर तुम्हें जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करके यूज़ करना है, मतलब सेंटर करना है, तो यहाँ पर तुम्हें लिखना पड़ेगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर। तो यहाँ पर तुम्हें इसके ऊपर अपने पेरेंट के ऊपर मार्जिन, पेरेंट बोल रहा हूँ, पी टैग या जो भी एलिमेंट है उसके ऊपर तुम्हें वो देने की ज़रूरत नहीं है ऑटो, ठीक। यहाँ पर सेंटर मैंने नहीं दिया, शायद स्पेस बिटवीन दे दिया, तो इसको कर दो सेंटर, ठीक। तो ये सेंटर हो गया। तो यहाँ पर भी 3 लाइन है, ठीक, यहाँ पर भी 3 लाइन है, 3 या 4 लाइन समझ लो, एक हाइट भी दिया है। और उस केस में भी 4 लाइन है। उस केस में कितनी है? उस केस में 3 लाइन है, ठीक। उस केस में हमें ये 2 लाइन नहीं लिखनी है, बस हमें अपने इस पे आके मार्जिन ऑटो दे देना है। तो लिटरली यहाँ पे 3 लाइन है जब ऑटो देते हैं, और जब ऑटो ना देके हम लोग अलाइन आइटम्स जस्टिफाई कंटेंट करते हैं तो 4 लाइन यूज़ करना पड़ता है। तो कोई भी तरीका तुम यूज़ कर सकते हो सेंटर करने के लिए। नॉर्मली बहुत लोग पूछते हैं तुम एक तरीका नहीं, तुम 2 तरीका, 3 तरीका, 10 तरीका बताओ, ठीक। तो हम लोगों ने देखा था कैसे पोजीशन का यूज़ करके सेंटर कर सकते हैं, और फिर ये फ्लेक्स का यूज़ करके अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई कंटेंट का यूज़ करके सेंटर कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ हम लोग मार्जिन ऑटो भी दे के सेंटर कर सकते हैं। हमें ये जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम सेंटर देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये होगी प्रॉपर्टी ऑटो, जो कि थोड़ी सी अलग तरह से काम करती है। नॉर्मल केस में केवल हॉरिजॉन्टली सेंटर कराएगी, और जब हम लोग फ्लेक्स बॉक्स दे देते हैं तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सबके केस में काम करती है। तो अगर मैं यहाँ पर जाके मैं फिर से अपना सारा कुछ अनकमेंट कर देता हूँ, तब देखना, ये देखो मैंने अनकमेंट कर दिया है, ठीक। और फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मार्जिन ऑटो को हटा देते हैं एक बार। तो मार्जिन ऑटो हटा दिया मैंने, ये कुछ ऐसा हो गया है इस तरह से। अब ये टॉप एंड बॉटम, मार्जिन टॉप एंड बॉटम जो है ये ज़ीरो बोल रहे हैं, ये 1 EM है, इसीलिए थोड़ा सा ये ऊपर और नीचे से गैप है। तो यहाँ पर हमने देखा था वहाँ पे ब्लॉक एंड और ब्लॉक स्टार्ट करके कुछ आ रहा था, ठीक। तो मैं वही बता देता हूँ। अगर तुम्हें मार्जिन टॉप एंड बॉटम कुछ देना है, ठीक, तो तुम सीधा दे सकते हो मार्जिन ब्लॉक, ये क्या हो गया, ठीक, मार्जिन लिखो, मार्जिन ब्लॉक, ठीक, मार्जिन ब्लॉक, और फिर दे दो 0। तो मार्जिन ब्लॉक देने से क्या होता है, मार्जिन टॉप एंड बॉटम अप्लाई होता है। और अगर तुम्हें लेफ्ट राइट देना है तो मार्जिन इनलाइन होता है, मार्जिन इनलाइन। तो मार्जिन इनलाइन देने से क्या होगा, मैंने 16 पिक्सल दे दिया, लेफ्ट राइट अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखो मार्जिन लेफ्ट राइट 16 पिक्सल हो गया। अगर तुम इसको 116 कर दोगे तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, 36 कर दो तो ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया। तो ये होता है मार्जिन इनलाइन और मार्जिन ब्लॉक, ठीक। ये 2 नई प्रॉपर्टीज हमने सीख ली। ये इसका हम लोग यूज़ करेंगे काफ़ी, जब हमें टॉप एंड बॉटम देनी है और लेफ्ट और राइट एक साथ ही देनी है, ठीक। तो एक तो तरीका बहुत लोग ऐसे यूज़ करते हैं, ये जो मार्जिन शॉर्टकट प्रॉपर्टी होती है, जो मार्जिन प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर अगर तुम केवल 2 वैल्यू देते हो, जैसे कि अगर यहाँ पर तुम 0 कर दो और यहाँ पर 32 कर दो, 32 पिक्सल, तो ये मैं उसको कमेंट कर देता हूँ। तो मार्जिन फर्स्ट वाला जो होता है वो टॉप बॉटम होता है, और जो दोबारा होगा वो लेफ्ट राइट होगा, ठीक। तो अगर यहाँ पर आके ओपन करके देखोगे, अगर खुल जा, यहाँ पर अगर आके ओपन करके देखें तो हमारा पी टैग कहाँ है, पी टैग के ऊपर दिया है। ये मार्जिन टॉप को 0 कर दिया इसने, मार्जिन बॉटम को 0 कर दिया, मार्जिन लेफ्ट राइट को इसने जितना भी हमने दिया था इधर वो कर दिया है, मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट। तो ये शॉर्टकट प्रॉपर्टी होती है, ठीक। इसमें अगर केवल एक वैल्यू दोगे तो चारों तरफ अप्लाई हो जाएगी, अगर 2 वैल्यू दोगे तो फर्स्ट वाली टॉप बॉटम लेफ्ट और दूसरी वाली लेफ्ट राइट ऐसे अप्लाई होगी, ठीक।
तो इसमें और भी तुम 3 वैल्यूज दे सकते हो, तो 3 वैल्यूज में अलग तरह से काम करेगा। 4 वैल्यूज दे सकते हो तो वैसे क्लॉकवाइज घूमेगा, उसको तुम जाके खुद से पढ़ सकते हो। उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम लोग उस शॉर्टकट, मतलब उतना ज़्यादा हम लोग नहीं यूज़ करते नॉर्मली। या तो इस तरह से यूज़ करेंगे, दो वैल्यू देके, ठीक, या तो एक वैल्यू देके, बस 3 और 4 वैल्यूज नहीं देते हैं। तुम खुद से स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो कि कैसे इसकी वैल्यूज़ फर्स्ट वाली कब अप्लाई होती है। अगर 4 वैल्यूज दे दोगे तो जैसे फर्स्ट सबसे लेफ्ट से स्टार्ट होती है शायद, मुझे याद नहीं, या टॉप से स्टार्ट होती है, तो ये याद नहीं रहता है कभी, ठीक, कहाँ से स्टार्ट होगी, तो उतना शॉर्टकट नहीं यूज़ करते हैं। चलो हम लोग देख ही लेते हैं अभी। मैं 10 पिक्सल देता हूँ, फिर 20 पिक्सल देता हूँ, 30 पिक्सल देता हूँ और 40 पिक्सल देता हूँ। तो ये मुझे लग रहा है ये टॉप से स्टार्ट होगा, टॉप एकदम टॉप हो जाएगा, फिर राइट हो जाएगा, फिर बॉटम हो जाएगा, फिर लेफ्ट हो जाएगा, ऐसे होगा, मुझे याद आ रहा है, ठीक। तो यहाँ ये देखो 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, 40 पिक्सल, तो ये ऐसे यहाँ से क्लॉक स्टार्ट होती है। समझ लो 12 बजे हैं घड़ी के, वहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ इधर आ गई है। तो ये हो गया मार्जिन, मतलब शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। उसके अंदर अगर यहाँ पर एक्सपैंड करके देखोगे तो हर एक की वैल्यू एक मिनट रिफ्रेश करना पड़ेगा तब अपडेट होगी। हाँ, तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं यहाँ पर। तो ऐसे कर सकते हो, ऐसे 3 प्रॉपर्टीज़ भी दे सकते हो। तो अगर मैं एक प्रॉपर्टी को गायब कर देता हूँ तो जो बीच वाली प्रॉपर्टी होगी वो टॉप बॉटम को रेफर करेगी। और चलो चल के देख लेते हैं बीच वाली किसको कर रही है। बीच वाली लेफ्ट राइट को कर रही है, ठीक, तो यही कन्फ्यूज़न होता है, ठीक। तो टॉप और बॉटम के लिए ये है, ये टॉप है, ये बॉटम है, और बीच वाली लेफ्ट राइट है। तो ये इतना शॉर्टकट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें पता होना चाहिए। मैं एक बार इसको कमेंट कर देता हूँ। बस तुम्हें करना है मार्जिन 0 या मार्जिन कुछ भी करना है तो एक ही बार में कर लेते हैं। अगर तुम्हें केवल एक प्रॉपर्टी को देना है तो सीधा एक का नाम दे दो, मार्जिन लेफ्ट या मार्जिन राइट, ऐसा करके दे दो। तो हाँ, तो ये तो हो गया मार्जिन कैसे काम करता है, ठीक। अभी ये मल्टीपल एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ भी देख लेते हैं कैसे ऑटो काम करता है मार्जिन। तो अगर मैं यहाँ पर एंकर टैग के ऊपर, ये मेरा एंकर टैग है, यहाँ पर चल के मैं मार्जिन लेफ्ट ऑटो दे देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट ऑटो। तो ये देखो अपने साथ ये दूसरे एलिमेंट को भी उधर ले जा रहा है, ठीक। तो इसके लेफ्ट में ऑटो मैंने दिया तो इसके जो दूसरी तरफ एलिमेंट था उसको भी उधर ले गया। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पर इसको हटा देते हैं 1 सेकंड के लिए। तो हाँ, ये जो मैंने बताया था शॉर्टकट प्रॉपर्टी, यहाँ पर 1 सेकंड, यहाँ पर मैंने बोला था ये 16 जो है ये लेफ्ट राइट के लिए काम करेगा, लेकिन ये काम तो करेगा मार्जिन। अब मान लो मैंने यहाँ पर मार्जिन टॉप दिया होता, मार्जिन टॉप ऑटो, ठीक, मार्जिन टॉप ऑटो दिया होता तो क्या होता है, यहाँ पर ये सारा नीचे आके चिपक गया होता। अब मैं क्या करता हूँ, मार्जिन ऐसे दे देता हूँ, मैं देना चाहता हूँ लेफ्ट राइट 16 पिक्सल। तो अगर मैं शॉर्टकट का यूज़ करके इस तरह से दूंगा तो देखना क्या होगा, मार्जिन टॉप और बॉटम जो ऑटो दिया था मैंने वो रीसेट हो गया है, क्योंकि यहाँ पर हमने मार्जिन टॉप और बॉटम 0 दे दिया तो वो रीसेट हो गया है। लेकिन अगर हम लोग इसका यूज़ ना करके, इस शॉर्टकट का ना यूज़ करके हम लोग मार्जिन इन लाइन देते हैं, तब मार्जिन टॉप एंड जो मार्जिन टॉप ऊपर दिया था ये वाला, ये रीसेट नहीं हुआ है, क्योंकि मार्जिन इन लाइन जो है बस केवल लेफ्ट एंड राइट को रेफर करता है, टॉप एंड बॉटम को कुछ नहीं छेड़ेगा, वो जितना है उतना ही रहेगा। तो इसीलिए ये उस तरह से शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ करने की बजाय हमें ये इनलाइन, मार्जिन इनलाइन और मार्जिन ब्लॉक यूज़ करना चाहिए, ठीक। तो ये मैं भूल गया था बताना एक चीज़, तो मार्जिन इनलाइन मैं यहाँ पे करके कमेंट कर देता हूँ, मार्जिन टॉप ऑटो ये भी कमेंट कर देता हूँ। तो ये हो गया, ठीक। मार्जिन 0 यहाँ पे था ना, 0 कर देते हैं इसके ऊपर, मार्जिन 0 कर देते हैं ताकि ये ऊपर नीचे से जो एक EM का जो भी मार्जिन था उसको हटा सकें। तो अब क्या किया था मैंने, यहाँ पे आके मार्जिन ऑटो दे दिया था, मार्जिन लेफ्ट ऑटो दे दिया था। तो अगर स्पेस नहीं है कुछ तो कहीं भी नहीं मूव करेगा, अगर स्पेस है तो मार्जिन जितना भी स्पेस है लेफ्ट में उसको पूरा वो मतलब स्पेस दे देगा, लेफ्ट में जितना भी स्पेस है, ठीक। तो ये होता है मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ कैसे काम कर रहा है।
अगर तुम इसी के साथ साथ मार्जिन राइट ऑटो दे दोगे, MR ऑटो, तो देखना ये उधर भी उतना स्पेस दे देगा और ऑटोमेटिकली सेंटर में हो जाएगा जितना भी बचा स्पेस है उसके। ठीक, तो ऐसे कुछ हम लोग जितना भी बचा स्पेस है उसमें एक एलिमेंट को सेंटर कर सकते हैं। ऐसे ही इन दोनों को अगर कॉपी कर लो, अच्छा मार्जिन लेफ्ट एंड राइट दे रहे हैं तो हम लोग मार्जिन वो दे देते हैं, मार्जिन इनलाइन ऑटो, मार्जिन इनलाइन ऑटो दे दिया तो ये भी जितना भी स्पेस था उस स्पेस के अराउंड सेंटर हो गया है। ठीक, तो ये ऐसे काम करता है। अब अगर मैं इसको कट करके स्पैन पे ले जाके लगा दूं तो ये अपने स्पेस में सेंटर हो गया है। ठीक, मार्जिन लेफ्ट राइट, अब ऐसे ही मार्जिन ब्लॉक ऑटो दे दोगे, मार्जिन ब्लॉक का सजेशन नहीं आता है, यही थोड़ी सी दिक्कत लगती है, लेकिन प्रॉपर्टी तो है बहुत अच्छी। ठीक, उतना आसानी से नहीं आता है क्योंकि अगर MB लिखोगे तो मार्जिन बॉटम का सजेशन आ जाता है। मार्जिन ब्लॉक ऑटो दे दिया तो ये टॉप बॉटम से सेंटर में हो गया। ठीक, और उसकी जो स्ट्रेच हो रहा था ना वो भी स्ट्रेच हट गया इसका। तो ऐसे हम लोग ऑटो, जो मार्जिन ऑटो का प्रॉपर्टी, इसका भी हम लोग बहुत यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करके हम लोग बहुत बार हम लोग एलिमेंट्स को अपने सेंटर में रखेंगे। ठीक, तो इसको एक बार ध्यान से देख लो, समझ लो। तो अब हम लोग एक नई प्रॉपर्टी देखेंगे जो कि हम लोग फ्लेक्स आइटम्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, वो होती है ऑर्डर। ठीक, तो ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या होती है, चलो चल के देखते हैं। और उसको समझने से पहले मैं एक बार इसके अंदर एक नंबर लिख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, यहाँ पे लिख देता हूँ 2, ये इधर स्पेस डालना था, यहाँ पर लिख देता हूँ 3, ताकि हमें पता रहे कि हमारा जो HTML के अंदर एलिमेंट है वो किस ऑर्डर में है, HTML के अंदर कौन सा पहले कौन सा बाद में है। ठीक, तो ये हमारा पहला एलिमेंट है जो कि HTML के अंदर है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। ठीक, और ये मार्जिन ऑटो हटा दो सारा, मार्जिन ऑटो इसको हटा दो, इसको हटा देते हैं। तो मैंने ये सारा मार्जिन हटा दिया, अब मेरा कुछ ऐसा दिख रहा है पूरा जो लेआउट है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर देता हूँ अपने एक किसी भी फ्लेक्स आइटम को। तो जैसे मेरा ये लास्ट है, एंकर टैग लास्ट, मतलब एकदम लास्ट नहीं है, उसके पीछे भी एक P टैग है, लेकिन मैं इस एंकर टैग को चल के देता हूँ ऑर्डर प्रॉपर्टी। ठीक, सबसे नीचे चल के देते हैं, यहाँ पर देते हैं ऑर्डर। ऑर्डर की वैल्यू होती है 1 2 3 या ऐसा कुछ दे सकते हैं। ठीक, तो ऑर्डर मैंने दे दिया है 1। तो अभी देखना क्या हुआ, ये आ गया है आगे, मतलब पीछे चला गया है। ठीक, तो चलो समझते हैं कैसे काम करता है। ऑर्डर अगर 0 दे दोगे तो देखो कहीं नहीं गया है। ठीक, वहीं पर है। ठीक, ऑर्डर 1 दे दिया तो ये पीछे हो गया है। ठीक, तो एक बार समझते हैं क्या काम करता है। तो देखो, जो हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट हर एक एलिमेंट का ऑर्डर HTML के हिसाब से डिसाइड होता है। HTML के अंदर जो भी पहले आता है वो हमारा ब्राउज़र के अंदर भी पहले दिखता है, चाहे वो वर्टिकल अलाइनमेंट हो चाहे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हो। तो HTML के अंदर हमारा जो ये है ये पहले आ रहा है, फिर उसके बाद ये आ रहा है, उसके बाद ये आ रहा है, उसके बाद ये आ रहा है। तो सारा एक ऑर्डर में दिखता है, मतलब फर्स्ट HTML में जो भी होता है वो फर्स्ट ब्राउज़र में होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑर्डर की प्रॉपर्टी होती है वो हर एक एलिमेंट के ऊपर 0 होती है। अगर हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर में आके देखें तो दिखाएगी, मुझे डाउट है दिखाएगा कि नहीं। तो चलो चल के देख लेते हैं दिखता है कि नहीं हमें। इस कंप्यूटर के अंदर अगर मैं सर्च करूं, थोड़ा सा और इधर आ जा, ऑर्डर ORDER नहीं है, ब्राउज़र स्टाइल्स ऑर्डर, मैं सर्च कर रहा हूँ ऑर्डर, ही मुझे दिखा रहा है बॉर्डर। ठीक तो ऑर्डर है, ये आ गया। ठीक, मुझे लगा नहीं था कि आएगा, लेकिन ये एकदम नीचे आ गया बॉर्डर। ठीक, बॉर्डर इतना बॉर्डर दिखा के तब मुझे ऑर्डर दिखा रहा है ये। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि आपको दिख सके। ठीक, अरे ये तो और उधर चला गया, मेरे नीचे चला गया, ये किधर गया, हाँ ये इधर है ऑर्डर और उसकी वैल्यू है 0। ठीक, ये मैं ऐसा कर देता हूँ। ठीक, अब सही से दिख रहा होगा। तो ये ऑर्डर 0 है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तुम चाहे जिसका देखोगे ऑर्डर 0 होता है, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है।
सबका ऑर्डर 0 है। सबका ऑर्डर जब इक्वल होता है तब HTML के हिसाब से डिसाइड हो रहा है कि कौन सा एलिमेंट पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर जाके ऑर्डर 1 कर देता हूँ अपने एंकर टैग पर, तो जिसका ऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है इस ऑर्डर प्रॉपर्टी में, अब मैंने यहाँ पर एंकर टैग में ऑर्डर प्रॉपर्टी को 1 कर दिया है, यहाँ पर मैंने कर दिया 1। ठीक, तो अब क्या कर रहा है, जो भी जिसका भी ऑर्डर सबसे ज़्यादा है वो पीछे होता है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर किसी इसका अगर आके ऑर्डर में कर दूं 4, तो क्या है सबसे पीछे हो जाएगा। ठीक, 4 इसका नहीं करते हैं, जो हमारा सबसे पहले है स्पैन है, ऑर्डर इसका कर दो 10, तो क्या सबसे पीछे हो जाएगा, हो जाएगा, देखो सबसे पीछे हो गया। तो ऐसे हम लोग एकदम से ये कंट्रोल कर सकते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी का यूज करके कि कौन सा एलिमेंट आगे रहेगा, कौन सा पीछे रहेगा। बस तुम्हें इतना जानना है कि हर एक एलिमेंट की जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है 0 होती है, बाय डिफॉल्ट ऑर्डर प्रॉपर्टी की वैल्यू 0 होती है। अब 0 है तो HTML के हिसाब से डिसाइड हो रहा है बाय डिफॉल्ट कितना एक के बाद एक आएगा। लेकिन जब तुम कोई ऑर्डर प्रॉपर्टी दे देते हो, ठीक, जैसे इस पे मैंने दे दी 1, इस पे मैंने दे दी 10, ठीक, इस पर मैंने दी है 1, इस पर दी है 10, इस पर स्पैन के ऊपर मैंने दी है 10, तो स्पैन की सबसे ज़्यादा है तो सबसे पीछे आ रहा है। फिर उससे कम है, उससे कम इसकी है, किसकी है, ये किसकी मैंने दिया है, एंकर टैग की दी है। ठीक, तो उसके बाद वो आ रहा है। ठीक, फिर उससे कम किसकी है, उससे कम इन दोनों की है 0 0। अब इक्वल है, जब इक्वल है तो फिर HTML के हिसाब से डिसाइड होगा, सिंपल। तो ऐसे हम लोग ऑर्डर प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग ऑर्डर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आके इसका ऑर्डर दे देता हूँ, ऑर्डर कर देता हूँ 0, ऑर्डर में कर देता हूँ 0, किसका मैंने, P का मैंने 0 कर दिया। तो 0 करने से कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि 0 डिफॉल्ट होता है, तो जितना था ऑलरेडी उतना ही हो गया। अच्छा, इसका माइनस में भी कर सकते हैं क्या, करके देखते हैं। ठीक, इस P टैग का नहीं किसी और का करते हैं, क्योंकि P टैग 2 बार है तो हमें पता नहीं चलेगा। किसका कर दें, एंकर टैग का ही -1 कर देते हैं। ठीक, तो 0 यानी कि डिफ़ॉल्ट पोजीशन। ठीक, तो अगर पहले मैं 1 को हटाता हूँ तो यहाँ पर आ रहा है। ठीक, और मैं अगर 1 लगा देता हूँ तो और पीछे चला जाता है, मतलब ये 4 से भी पीछे चला गया ये। तो अगर मैं इसको -1 कर देता हूँ तो देखो सबसे आगे आ गया। ठीक, तो ये हम लोग वैल्यू को माइनस में भी दे सकते हैं। अगर -11 कर दोगे, ठीक, -11 कर दिया, तो अगर मैं किसी की प्रॉपर्टी को चल के जैसे मैं इसकी प्रॉपर्टी को चल के मैं ऑर्डर में करता हूँ -10, तब भी ये दोनों आगे हैं, मतलब आगे बोल रहा हूँ, पीछे हैं इससे। तो इससे आगे कब होंगे, जब मैं इसकी वैल्यू को उसकी वैल्यू से कम करूँगा, जो इसकी वैल्यू कम होगी वो आगे आएगा। ठीक, तो मैंने इन दोनों की वैल्यू को कम कर दिया है, तो अब ये दोनों P टैग आगे आ गए हैं। ठीक, ये दोनों P टैग आगे आ गए हैं और दोनों का 20 है माइनस में, तो फिर जब इक्वल हो जाता है तो HTML के हिसाब से डिसाइड हो रहा है। यहाँ पर HTML में हमारा P टैग, ये 2 वाला P टैग पहले आ रहा है, 4 वाला बाद में आ रहा है, तो यहाँ पर है। ठीक, तो ऐसे हम लोग नेगेटिव में भी वैल्यू दे सकते हैं, पॉजिटिव में भी दे सकते हैं, और पूरा ऑर्डर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं एकदम बहुत अच्छे से कि कौन पहले रहेगा कौन बाद में रहेगा। ठीक, तुम्हारे HTML में मैटर ही नहीं करता कौन कहाँ पर है, ऑर्डर दो चेंज हो जाएगा। तो ये फ्लेक्सबॉक्स इतना पावरफुल होता है, तुम्हारा पूरा ऐसा लगेगा कि HTML में ये चीज़ बाद में लिखी है, हमारा जो स्पैन टैग है, और ये एंकर टैग पहले लिखा है। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग ऑर्डर दे के कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये हो गई ऑर्डर प्रॉपर्टी, चल के हटा देते हैं ऑर्डर सब जगह से। तो ऑर्डर के बाद हम लोग कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज देखेंगे जो हम लोग फ्लेक्स आइटम्स के ऊपर दे सकते हैं, और वो इंडिविजुअल आइटम्स के ऊपर काम करेगा। जैसे फ्लेक्स श्रिंक इंडिविजुअल आइटम के ऊपर, फ्लेक्स आइटम के ऊपर काम कर रहा था, फ्लेक्स ग्रो इंडिविजुअल आइटम्स के ऊपर काम करता है, ऑर्डर भी इंडिविजुअल आइटम्स के ऊपर काम करता है। ऐसे ही एक और प्रॉपर्टी है अलाइन सेल्फ। ठीक, देखो अलाइन सेल्फ है, ये इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है स्टार्ट। ठीक, तो अगर मैं अलाइन सेल्फ स्टार्ट करता हूँ, अगर मैं डिफॉल्ट वैल्यू तुम्हें चेक करनी है किसी भी चीज़ की, किसी भी एलिमेंट की डिफॉल्ट वैल्यू चेक करनी है, तुम उस एलिमेंट को सेलेक्ट करो और उस पर कोई भी स्टाइल ना अप्लाई करो। ठीक, स्टाइल अप्लाई कर दोगे तो ओवरराइट हो जाएगा। ठीक, बिना स्टाइल अप्लाई किए
जैसे अभी मुझे अलाइन सेल्फ की अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी की डिफॉल्ट वैल्यू सर्च करनी है, तो मैं यहाँ पर अलाइन सेल्फ करता हूँ। हाँ देखो ये अलाइन सेल्फ आ गया, ठीक। एक बार मैं लिख देता हूँ ताकि केवल वही है अलाइन सेल्फ। ये देखो अलाइन सेल्फ की बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी ऑटो होती है, ठीक। मैंने बोल दिया स्टार्ट होती है, लेकिन वो एज अ स्टार्ट ही काम कर रहा है, ठीक। मतलब स्टार्ट दोगे तो भी चेंज नहीं होगा। अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है, अब यहाँ पे देखो रिलोड किया तो स्टार्ट आ रहा है, ठीक। लेकिन कोई चेंज नहीं आ रहा है हमारे एलिमेंट में। तो जो ऑटो होती है वो भी मतलब स्टार्ट की तरह ही बिहेव करती है, तो कोई डिफरेंस नहीं होता है उसमें। तो अलाइन सेल्फ कर दिया मैंने स्टार्ट, ठीक। तो अभी देखना यहाँ पर अगर अलाइन सेल्फ कर दोगे एंड, ठीक। एंड नहीं फ्लेक्स एंड होता है, ठीक। फ्लेक्स एंड या एंड होता है, चलो फ्लेक्स एंड देते हैं। तो देखो ये मैं किसके ऊपर दे रहा हूँ, इस एंकर टैग के ऊपर दे रहा हूँ। और मैं देख कौन सा रहा हूँ, एंकर टैग ही देख रहा हूँ, एंकर टैग ही देख रहा हूँ, ठीक। मुझे लगा मैं इसको देख रहा हूँ स्पैन टैग को, कोई बात नहीं। तो मैंने अभी यहाँ पे स्टार्ट दिखा रहा है, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो ये हो गया फ्लेक्स एंड। अगर केवल एंड दे के देखो तो काम करता है कि नहीं, शायद काम करना चाहिए, ठीक। काम कर रहा है। ये पहले फ्लेक्स एंड था, ठीक। अभी केवल एंड हो गया है, थोड़ा सा मतलब वो कम कर दिए हैं ताकि हमें फ्लेक्स लिखना ना पड़े, ठीक। तो फ्लेक्स एंड पहले था, थोड़ा सा बड़ा लग रहा था लोगों को, तो उन्होंने छोटा कर दिया, ठीक। तो अलाइन सेल्फ एंड कर दोगे अगर, एंड या फ्लेक्स एंड जो भी कर दोगे, तो ये हमारे कंटेनर के एंड में आ जाएगा, ठीक। कंटेनर के एंड में आ जाएगा। और इस पर हमने कुछ हाइट दी थी क्या, ये इतना बड़ा क्यों है, हाँ हाइट दी है 150 पिक्सल हाइट दी है, इसीलिए इसकी इतनी हाइट है, ठीक। तो ये एंड में आ गया। और फिर इसको अलाइन सेल्फ, इसको अगर कर दोगे सेंटर, तो देखो ये सेंटर हो गया। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अलाइन आइटम्स पेरेंट के ऊपर दे रहे थे। तो जब अलाइन आइटम्स पेरेंट के ऊपर देते हो तब तुम्हारा मतलब सारे एलिमेंट्स चेंज होते हैं, सारे एलिमेंट सेंटर होंगे। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ एक सेकंड के लिए, ठीक। और मैं यहाँ पर आके कर देता हूँ अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स सेंटर। ये तो दोनों लाइन एक साथ ही कमेंट कर दिया, तो दोनों को अनकमेंट करना पड़ेगा, इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक। तो अलाइन आइटम्स जब सेंटर करोगे तो सारे एलिमेंट जितने भी हैं सारे सेंटर में हो जाएंगे। और अगर किसी के ऊपर हाइट है तो उतनी हाइट उसकी रह जाएगी। तो जैसे इसकी हाइट है और इसकी हाइट इसके कंटेंट के कारण है, तो उतनी हाइट है, हाइट से कम नहीं होगा। तो ये सारे एलिमेंट्स पे काम कर रहा है। अगर तुम चाहते हो कि अलाइन आइटम सेंटर ना हो, अलाइन आइटम्स एंड हो जाए, ठीक। तो ये सजेस्ट कर रहा था फ्लेक्स एंड देने के लिए, ठीक। मेरा जो ये ब्राउज़र है, ब्राउज़र बोल रहा हूँ, ये एडिटर है, ये बोल रहा है फ्लेक्स एंड, क्योंकि एंड नई प्रॉपर्टी है, ठीक। तो वो हमारे इसको नहीं पता है। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल स्पेस देता हूँ तो यहाँ पर ये देखो एंड का ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन मेरा ब्राउज़र सपोर्ट कर रहा है, ठीक। तो कोई बात नहीं, हम लोग देंगे फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स एंड ही दो। फ्लेक्स एंड ज़्यादा रिलायबल प्रॉपर्टी है, अभी ये काफ़ी पुरानी भी है, और एंड अभी नहीं है, तो उसको ज़्यादा न्यू प्रॉपर्टी को उतना जल्दी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो हाँ, तो ये सारे एलिमेंट्स नीचे आ गए। अब तुम चाहते हो सारा एलिमेंट नीचे हो लेकिन मेरा एंकर टैग सेंटर में हो। अगर तुम कुछ ऐसा चाहते हो तो अपने एंकर टैग पर आओ और कर दो अलाइन सेल्फ सेंटर, तो सारे नीचे रहेंगे, ठीक। सारे पे, क्योंकि अलाइन आइटम्स इसके पेरेंट पे दिया गया है, लेकिन हमने एक एलिमेंट को कर दिया है सेंटर, ठीक। तो ऐसे हम लोग अलाइन सेल्फ करके एक एलिमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, सेंटर में, लेफ्ट में, टॉप में, बॉटम में। और यही चीज़ हमने देखा था, अभी हम लोग यही चीज़ इसके साथ भी कर सकते हैं। मार्जिन लेफ्ट, अगर लेफ्ट नहीं, मार्जिन टॉप एंड बॉटम ऑटो दे दोगे तो भी सेंटर हो जाएगा। यानी कि मार्जिन ब्लॉक ऑटो दे दो, मार्जिन ब्लॉक ऑटो, ये देखो तब भी सेंटर हो गया एक, ठीक। तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ यूज़ कर लो, दोनों एक ही तरह से काम करती है। अलाइन आइटम सेंटर थोड़ा सा मतलब अलाइन सेल्फ सेंटर ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लेकिन इसका भी काम लग सकता है तुम्हें, तो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे मार्जिन ब्लॉक ऑटो कर दिया, यानी कि मार्जिन टॉप बॉटम ऑटो हो गया, ठीक। तो ऐसे हम लोग सेंटर कर सकते हैं। और देखो यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा और स्पेस दूँ, ठीक, यहाँ पर ये करता हूँ, क्या कहते हैं, मतलब मैंने अपने पेरेंट को थोड़ा सा बड़ा किया है। तो अभी देखना
अलाइन अलाइन सेल्फ सेंटर कर दिया, सेंटर हो गया। अगर मैं करता हूं जस्टिफाई सेल्फ सेंटर, जस्टिफाई सेल्फ सेंटर, तब देखना ये इस तरह से नहीं सेंटर होगा। मतलब इधर इसके जितना स्पेस है, मान लो पेरेंट के पास इसके इतना स्पेस है, तो ये इसको एकदम किनारे भेज दिया, फिर बाद में जितना भी स्पेस बचे उसमें सेंटर हो जाए, तो वो वैसा नहीं हो रहा है। ठीक, तो ये अलाइन सेल्फ सेंटर ऐसा प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक, अलाइन सेल्फ बोल रहा हूँ, सॉरी, जस्टिफाई सेल्फ ऐसा प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक, जस्टिफाई प्रॉपर्टी होती है लेकिन इस केस में नहीं काम करेगी। ठीक, ये कब काम करेगी, ये दूसरी, मतलब ये मुझे भी नॉर्मली पता नहीं है ये कहाँ पे काम करती है। ठीक है, प्रॉपर्टी तो दिखाती है लेकिन कभी काम नहीं करती। ठीक, अगर यहाँ पर मैं गूगल करके सर्च करूँ तो ये कहाँ पर काम करेगी, कमेंट भी कॉपी हो गया। जस्टिफाई सेल्फ, ये प्रॉपर्टी जो है ये किसके ऊपर काम करती है, ये शायद ग्रिड के ऊपर काम करती है। कहाँ गया, जस्टिफाई सेल्फ स्ट्रेच, ओके, ये सारा ग्रिड के अंदर है। ठीक, ये हमारे पेरेंट के ऊपर अगर देखोगे तो ग्रिड दिया है। ठीक, तब काम कर रहा है। अगर यहाँ पर आके देखें हम, तो ये देखो ग्रिड है, यहाँ पे दिखा रहा है, मुझे पता चल गया। ठीक, तो ये ग्रिड के साथ काम करती है जो भी जस्टिफाई प्रॉपर्टी है। यहाँ पर अगर आके देखोगे, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ डेवटूल्स को, तो ये कहाँ गया, तो ये जो हमारा एलिमेंट है ना, इसको एक सेकंड के लिए थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, बहुत बड़ा हो गया मेरा डेवटूल्स। तो ये जो हमारा जिसके अंदर सारे यहाँ पर एलिमेंट्स हैं ना, ये सारा डिस्प्ले ग्रिड है। तो ग्रिड के साथ हमारे ग्रिड के जो एलिमेंट्स होते हैं उस पर ये जस्टिफाई सेल्फ, जस्टिफाई स्टार्ट एंड, ठीक, जस्टिफाई सेल्फ की जो स्टार्ट सेंटर प्रॉपर्टी होती है ये ग्रिड के साथ काम करती है, फ्लेक्स के साथ नहीं काम करती है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर तो काम करती है। ठीक, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ये फ्लेक्स के लिए है प्रॉपर्टी, लेकिन वो नहीं है। ठीक, जस्टिफाई सेल्फ नहीं है। तो कभी भी तुम्हें जस्टिफाई सेल्फ की ज़रूरत पड़े तो समझ लेना कि ये नहीं है प्रॉपर्टी, ये नहीं काम करेगी। तो इसका काम कौन करेगा, ये करेंगे, मार्जिन लेफ्ट ऑटो और मार्जिन राइट ऑटो। इसको अनकमेंट करो और इसको अनकमेंट करो, ये देखना जितना भी स्पेस था उसमें उसने सेंटर कर दिया है। अभी इसके पास, अगर एक सेकंड के लिए मैं इसको फिर से कमेंट कर देता हूँ, तो देखो ये इतना खाली स्पेस पड़ा है इधर साइड में, तो जस्टिफाई सेल्फ सेंटर नहीं करेगा, मार्जिन हमें इनलाइन ऑटो करना पड़ेगा। इनलाइन ऑटो यानी कि मार्जिन लेफ्ट ऑटो और मार्जिन राइट ऑटो। तो मैं मार्जिन इनलाइन ऑटो कर देता हूँ एक बार के लिए, मार्जिन इनलाइन ऑटो, मैंने मार्जिन इनलाइन ऑटो कर दिया। जितना भी उधर स्पेस था उसको उसने पूरा पुश कर दिया है और इसके साइड साइड में उतना इक्वल स्पेस डाल दिया है। ठीक, तो इस तरह से हमारा मार्जिन इनलाइन ऑटो हमेशा काम करेगा, मार्जिन इनलाइन ऑटो और मार्जिन ब्लॉक ऑटो। ठीक, तो मार्जिन ब्लॉक ऑटो और मार्जिन इनलाइन ऑटो ये दोनों कर दोगे तो जितना भी अवेलेबल स्पेस होगा उसमें एकदम से सेंटर हो जाएगा। मार्जिन ब्लॉक ऑटो हटा दोगे तो ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि पेरेंट के ऊपर अलाइन आइटम्स ये फ्लेक्स एंड है। ठीक, तो ये तो हो गई अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी। ठीक, अलाइन सेल्फ का यूज़ करके हम लोग इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको मूव कर सकते हैं। ठीक, और सेम वे में हम लोग मार्जिन इनलाइन ऑटो या मार्जिन ब्लॉक ऑटो देके हम लोग टॉप एंड बॉटम सेंटर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक और प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि ये फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स श्रिंक का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक, तो वो होता है, हमने फ्लेक्स ग्रो देखा था क्या होता है, फ्लेक्स श्रिंक देखा था क्या होता है, वो प्रिवेंट करता है एलिमेंट्स को श्रिंक करने से, फ्लेक्स श्रिंक। और फ्लेक्स ग्रो क्या बताता है, जितना भी अगर अवेलेबल स्पेस है
तो उसमें तुम ग्रो कर लो। और फ्लेक्स बेसिस उसकी बेस विड्थ या बेस हाइट को डिफाइन करता है, ठीक। तो इन तीनों का एक शॉर्टकट होता है फ्लेक्स, ठीक। तो वो हम एक फ्लेक्स आइटम के ऊपर ही देते हैं, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पर आके इसको कमेंट कर देता हूँ, मार्जिन ऑटो को, हाइट को भी अभी के लिए हटा देता हूँ, यहाँ से मैं विड्थ को भी हटा देता हूँ। तो अब देखो क्या हुआ है, ये पूरा मतलब एकदम एंड टू एंड पूरा विड्थ कवर कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कंटेंट है। इसको इस कंटेंट को मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, एक लाइन में लेके आता हूँ, ठीक। और भी छोटा करते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा मतलब अभी नॉर्मल है, ठीक। यहाँ से अलाइन आइटम सेंटर को भी हटा दो, मतलब अलाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड को हटा देते हैं ताकि हमारा जो ये है टॉप में आ जाए, मतलब ये पूरा स्ट्रेच हो रहा है अभी। तो अभी क्या करते हैं, ये फ्लेक्स जो प्रॉपर्टी होती है वो शॉर्ट हैंड होती है। तो अभी अगर मैं यहाँ पर पहले मैं फ्लेक्स ग्रो दे देता हूँ किसी एलिमेंट पर, मैं यहाँ पर चल के स्पैन को दे देता हूँ फ्लेक्स ग्रो 1, फ्लेक्स ग्रो 1। तो इसका मतलब अगर अवेलेबल स्पेस इसको मिलेगा तो ये पूरा ग्रो हो जाएगा, ठीक। यहाँ से अगर आके यहाँ पे दिखा दूँ, तो स्पैन के ऊपर अगर चलोगे और फिर लेआउट के ऊपर आ जाओ, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा और इसको छोटा कर देता हूँ, इसको मैं एकदम से नीचे ले आता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक। तो अभी देखना, ये मैंने ऐसे कर दिया, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ है, मैंने दिया है फ्लेक्स ग्रो 1। अगर फ्लेक्स ग्रो 1 नहीं देते हैं तो जितनी भी उसकी नॉर्मल विड्थ है उतनी रहेगी। अभी इसको दिख रहा है इतना स्पेस है, तो फ्लेक्स ग्रो 1 अगर दे देते हैं तो इसकी जो भी विड्थ है ग्रो हो जाएगी, ठीक। यहाँ पर ये क्यों दिखा रहा है, इनवैलिड प्रॉपर्टी, ठीक। एक बार रिलोड करते हैं, शायद कुछ मतलब वो ऑटोमेटिक मतलब गलती से वो दिखा रहा था इनवैलिड प्रॉपर्टी, रिलोड किया गायब हो गया, ठीक। तो ये फ्लेक्स ग्रो 1 ये थोड़ा सा वियर्ड तरह से बिहेव कर रहा है सही से, मतलब यहाँ पर फ्लेक्स ग्रो 1 अप्लाई तो हो रहा है लेकिन यहाँ पर दिखा रहा है कि कट है। एक मैं न्यू टैब में खोलता हूँ, कभी कभी इसमें दिक्कत आ जाती है। फिर से मैं यहाँ पर अगर इंस्पेक्ट खोलता हूँ और फिर इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखो ये फ्लेक्स ग्रो 1 अप्लाई हो रहा है, ठीक। अच्छा, मतलब वो शायद नीचे वाला मैंने दोबारा लिख दिया ना, तो ये जो कमेंटेड था उसको क्रॉस आउट दिखा रहा था, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर मैं इसको ये कर देता हूँ फ्लेक्स को ऑन, ठीक। फ्लेक्स मैंने ऑन कर दिया और इधर ओवरफ्लो भी कुछ दिखा रहा है, इसको ऑन करने से क्या होगा, ये ऑन नहीं हो रहा है, ठीक। ये मैंने यहाँ ये ऐसा कुछ क्रोम में मैंने नहीं देखा, ये कुछ नया एलिमेंट मतलब इसका फीचर है मोजिला फायरफॉक्स का, ठीक। तो कभी समझ लेंगे ओवरफ्लो के टॉपिक में ये क्या काम करता है। ओवरफ्लो के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और वहाँ पर मैं ये समझाऊंगा कि ये जो CSS होता है, ये मतलब ये ओवरफ्लो जो मैंने टी शर्ट पहन के रखी है दिख रहा है, ठीक। ये टी शर्ट में ये ऑसम में ये ओवरफ्लो जो हो रहा है इसका मतलब क्या होता है, और मतलब ये क्यों अच्छा है, अगर ओवरफ्लो हो रहा है तो वो अच्छी बात है, ठीक। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो वहाँ पर ये समझ लेंगे कि ये क्या आ रहा है और कैसे इसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो अभी मैंने इस पर दे दिया फ्लेक्स ग्रो 1 अपने स्पैन के ऊपर, तो इसको पता चल रहा है कि तुम्हारी जितनी भी विड्थ है ठीक है, अगर उससे ज़्यादा अगर तुम्हें खाली स्पेस दिखती है पेरेंट के अंदर तो तुम ग्रो कर लो, ठीक। और यहाँ पर जैसे ही मैं ऑन करूँगा तो इधर देखना अभी ये नॉर्मल दिख रहा है, ठीक। ये वाला बॉक्स देखना, और जैसे ही मैं इसको फ्लेक्स ग्रो 1 देता हूँ ये ग्रो होके ये ऐसा बन जाएगा, मतलब इसकी नॉर्मल विड्थ इतनी थी और इतना ज़्यादा ग्रो हो गया है, ठीक। ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी एक प्रॉपर्टी है इसकी, इधर देखो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक। फ्लेक्सिबिलिटी ग्रो 1 है और फिर ये मतलब ये ऐड हो गई है उसकी विड्थ, जब श्रिंक होता है तो उस पर माइनस लिख के आता है, तो उसकी विड्थ में इतना ऐड होके ग्रो हो गया है। तो ये होता है फ्लेक्स ग्रो, ठीक। और फिर हमने ये भी देखा था फ्लेक्स श्रिंक भी देखा था, ठीक। तो इन सब की प्रॉपर्टी जो है हम लोग एक शॉर्टकट में दे सकते हैं फ्लेक्स, ठीक। और फिर यहाँ पर अगर दे देते हैं 1 2 3,
मैंने तीनों को अलग अलग दे दिया है। ठीक, अभी चल के देखना क्या होगा। यहाँ पर मैं एक बार रिलोड करता हूँ और फिर ये यहाँ पर अगर आ जाओगे, ये काम नहीं कर रहा है। ठीक, कुछ तो वो है, इनवैलिड प्रॉपर्टी है। अगर यहाँ पर 1 दे देते हैं केवल, फ्लेक्स 1, तो ठीक है। ठीक, और फिर फ्लेक्स ग्रो, हाँ इनवैलिड इसलिए था क्योंकि जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी होती है वो फ्लेक्स बेसिस होती है। ठीक, और फ्लेक्स बेसिस को हमें पिक्सल्स में देना चाहिए या तो परसेंट में देना चाहिए। तो अभी देखना, ये अभी मैंने पिक्सल्स में दे दी है, 100 पिक्सल या 1 पिक्सल कुछ भी दे दोगे तब वो इनवैलिड नहीं बताएगा। ठीक, तो ये फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है ये है फ्लेक्स बेसिस। ठीक, फर्स्ट वाली जो मतलब जो भी वैल्यू दोगे, यहाँ पर 3 वैल्यू दे सकते हैं, ये 3 क्योंकि 3 प्रॉपर्टीज का शॉर्टकट है। ठीक, तो तीन वैल्यूज दे सकते हैं। तो ये फ्लेक्स बेसिस इसका हो गया 100, और फ्लेक्स ग्रो हो गया है 2, और फ्लेक्स श्रिंक हो गया है 3। ठीक, तो ऐसे हम लोग इसका शॉर्टकट का यूज़ करके दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये देने की ज़रूरत नहीं है, इसको यूज़ भी नहीं करने की ज़रूरत है। बहुत लोग देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे फ्लेक्स 1 लिख देंगे। तो अगर तुम 1 लिखोगे ना, तो देखो ये क्या करेगा, यहाँ पर अगर आके देखोगे तो फ्लेक्स बेसिस को 0 कर देता है। देखो फ्लेक्स बेसिस को इसने 0 कर दिया है, और श्रिंक को 1 कर दिया है। श्रिंक तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। ठीक, और फ्लेक्स ग्रो को 0 से 1 कर दिया इसने। ठीक, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट देते हो तो जो 1 है ये केवल फ्लेक्स ग्रो पर जाके अप्लाई होता है। अगर यहाँ पर 3 दे देते हैं तो ये 3 उस पर जाके अप्लाई होगा, फ्लेक्स ग्रो पर। हमारा जो श्रिंक था वो 1 ही था और 1 ही है, और ये जो बेसिस है इसको उसने 0 कर दिया है। बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स बेसिस कुछ नहीं होता है। ठीक, ऑटो होता है। अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक, और यहाँ पर अब हटा दूंगा तो यहाँ पर तो दिखेगा नहीं फ्लेक्स बेसिस, मुझे कंप्यूटर में चल के देखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर कंप्यूटर में आके देखूं, फ्लेक्स ये इधर दिखा नहीं रहा है, इस पर क्लिक कर दो ब्राउज़र स्टाइल्स पर, फ्लेक्स बेसिस ऑटो, तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो होता है। ठीक, तो ऑटो कितना होता है, उसका जितना भी कंटेंट साइज होता है बाय डिफ़ॉल्ट उतना होता है। ठीक, तो 0 कर देता है तो कई बार दिक्कत हो जाती है। ठीक, तो इसीलिए वो शॉर्टकट नहीं यूज़ करना है, ये तुम समझ लो। ठीक, शॉर्टकट अगर यूज़ करना है तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम किस किस वैल्यू को रीसेट कर रहे हो। ठीक, जैसे तुमने ये 3 दे दिया है तो तुम फ्लेक्स बेसिस को 0% कर रहे हो। यहाँ पर आके देखो, तुम बस केवल फ्लेक्स ग्रो दे रहे हो 3। ठीक, तो तुम्हें ये नहीं देना है। तुम्हें अगर देना है फ्लेक्स ग्रो तो फ्लेक्स ग्रो का नाम दो पूरा। ठीक, तो इस केस में अब किसी को रीसेट नहीं किया जाएगा। अब अगर यहाँ पर फ्लेक्स बेसिस आके देखोगे तो देखो फ्लेक्स बेसिस ऑटो है। ठीक, तो मैं जब शॉर्टकट यूज़ भी करना चाहते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को तुम रीसेट कर रहे हो, कौन सी प्रॉपर्टीज़ तुम यहाँ पे दे रहे हो अप्लाई हो रही हैं। ठीक, तो नॉर्मली इस केस में शॉर्टकट ना यूज़ करो तो ही ज़्यादा सही है। तो ये फ्लेक्स प्रॉपर्टी हो गई। जो हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे वो होती है अलाइन आइटम्स बेस लाइन। ठीक, तो अलाइन आइटम्स बेस लाइन क्या होती है, अगर मैं यहाँ पर आके अपने पेरेंट के ऊपर देता हूँ अलाइन आइटम्स बेस लाइन। ठीक, इसका नॉर्मली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ठीक, बहुत कम यूज़ पड़ेगा तुम्हें, तो इसका देखो कोई इफेक्ट भी तुम्हें नहीं दिख रहा है, ये तो एकदम फ्लेक्स स्टार्ट की तरह है। अगर मैं अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट कर देता हूँ तो कुछ वैसा है। देखो ये अलाइन आइटम्स मैंने फ्लेक्स स्टार्ट कर दिया, एकदम वैसे ही है। तो डिफरेंस क्या है अभी मैं बताता हूँ। अलाइन आइटम्स अगर मैं कर देता हूँ बेस लाइन फिर से, तो इसका डिफरेंस तब पता चलेगा जब किसी भी एक एलिमेंट के ऊपर तुम्हारी फॉन्ट साइज दूसरे एलिमेंट से ज़्यादा होगी। फॉन्ट साइज अगर मैं 64 पिक्सल कर देता हूँ इस एलिमेंट की, 64 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 32 कर देते हैं, 32 पिक्सल मैंने कर दिया है। तब देखो अभी देखना अलाइन आइटम्स बेस लाइन है। ठीक, अपने जो पेरेंट है उसके ऊपर अलाइन आइटम्स बेस लाइन है। अगर मैं इसको अनटिक करके ये कर देता हूँ अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट, तब देखो ये टॉप से अलाइन है। ठीक, ये आपस में यहाँ से अलाइन है। और जब मैं अलाइन आइटम्स बेस लाइन करूँगा तब देखना एम का जो एंड है, ये एम का एंड है, ये अलाइन आइटम्स यहाँ से हो जाएगा अलाइन। ठीक, ये पी का जो पूछ है नीचे निकली है डंडी, उससे नहीं अलाइन होगा, यहाँ से अलाइन हो जाएगा जो हमारा टेक्स्ट है। एम का एंड है, यू का एंड है, एस का एंड है,
वहाँ से देखना पूरा मेरा अलाइन हो जाएगा। ये देखो ये हो रहा है ना। तो ये डिफरेंस है फ्लेक्स स्टार्ट में और अलाइन आइटम्स बेस लाइन में। ठीक, तो बेस लाइन के साथ साथ और भी प्रॉपर्टीज आती हैं। ठीक, अगर तुम देखोगे तो फर्स्ट बेस लाइन, तो फर्स्ट बेस लाइन एग्जैक्टली सेम है बेस लाइन की तरह ही। एक होता है लास्ट बेस लाइन। तो लास्ट बेस लाइन का मतलब है ये कि तुम नीचे ले जा, मतलब ये कुछ ऐसा है कि तुम फ्लक्स एंड कर दो, उसके साथ साथ अलाइन आइटम्स बेस लाइन भी कर दो। ठीक, तो ये नीचे जाके अलाइन हो रहा है पूरा, हमारे जो पेरेंट था उसके साथ साथ ये नीचे आ गया है, फिर उसके बाद यहाँ पे अलाइन हो रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये रेयरली यूज करते हैं, ऐसे हम लोग क्यों करेंगे, एक का फॉन्ट साइज बढ़ाएंगे फिर उसको अलाइन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा ज़रूरत है, तुम्हारे लेआउट में तुम्हारे एक एलिमेंट की फॉन्ट साइज बड़ी और तुम्हें इस तरह से अलाइन करना है, तो उस केस में ये बहुत काम आएगा अलाइन आइटम्स बेस लाइन। लेकिन वैसा नॉर्मली यूज केस उतना आता नहीं है उस तरह से। ठीक, तो ये तो हो गया अलाइन आइटम्स बेस लाइन। ठीक, अब हम लोग एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक, अलाइन आइटम्स हमने देखा सेंटर। ठीक, एक और प्रॉपर्टी होती है अलाइन कंटेंट। ठीक ठीक, अलाइन कंटेंट होती है, शायद वही होती है। अगर हम लोग करते हैं अलाइन कंटेंट सेंटर, तो देखो क्या होता है। मैंने पेरेंट पे किया अलाइन आइटम सेंटर, और फिर ये देखो अलाइन आइटम सेंटर किया है, अलाइन आइटम्स बेस लाइन किया है, सेंटर चलो करके देख लेते हैं। अलाइन आइटम सेंटर, और फिर करते हैं अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट एक प्रॉपर्टी होती है, इसको कर दो सेंटर, तो देखना कुछ नहीं हुआ, कोई चेंज आया, कोई चेंज नहीं आया। देखो अलाइन आइटम सेंटर था, ये अलाइन आइटम सेंटर तो काम कर रहा है अपना। यहाँ पर मैं हटा देता हूँ ऊपर आ जाएगा, अगर लगा देता हूँ तो सेंटर में आ जाएगा। तो ये अलाइन कंटेंट सेंटर क्या करता है, अलाइन कंटेंट सेंटर तब तुम्हें उसका इफेक्ट दिखेगा जब इसके फ्लेक्स बॉक्स के अंदर मल्टीपल लाइंस हों। ठीक, अब मल्टीपल लाइंस कैसे होंगी, मल्टीपल लाइंस तब होंगी जब हमारा जो भी हम लोग जब फ्लेक्स रैप ऑन करेंगे तब मल्टीपल्स लाइन आएंगी। फ्लेक्स रैप ऑन कर दिए तो अभी तुरंत मल्टीपल लाइंस नहीं आ जाएंगी। जब हम अपने इसकी विड्थ घटाएंगे और उसको मतलब जगह नहीं मिलेगी, तब वो न्यू लाइन में आएगा, तब हमारा अलाइन कंटेंट सेंटर काम में आएगा। ठीक, तो अभी देखना ये हमारा ऐसा है। अभी अलाइन कंटेंट सेंटर, अगर तुम अलाइन कंटेंट का देखो ये यूज़ दिख रहा है। ठीक, किस तरह से यूज़ है, ये इतना ज़्यादा चेंज कर रहा है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर फ्लेक्स रैप ऑन कर दिया मैंने, अब देखो अलाइन कंटेंट सेंटर नहीं है, तब देखो किस तरह से काम कर रहा है। ये अभी देखो ये हर एक जो रो है पूरी, ठीक, हमारी जो एक एक रो है, अभी ये हमारे मतलब अभी जो हमारा ये है क्या बोलते हैं फ्लेक्स बॉक्स, उसने मल्टीपल लाइंस में ब्रेक कर दिया है हमारे एलिमेंट्स को। तो एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, तो उसको इक्वली ब्रेक कर दिया। और अलाइन आइटम सेंटर ने क्या किया है, अगर मैं यहाँ से अलाइन आइटम सेंटर को अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट कर देता हूँ, तब देखो इसने इसको यहाँ पर कर दिया। ठीक, ये बस केवल ऊपर ऊपर से अलाइंड है। ठीक, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऊपर से बस केवल अलाइन है। ठीक, और अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये पूरा स्ट्रेच होके उतना गैप कवर कर रहा है। ठीक, उतना गैप कवर कर रहा है और मेरे पूरे पेरेंट की विड्थ को कवर करने, जो हाइट है उसको कवर करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं पेरेंट की हाइट को बढ़ा देता हूँ इसको, तब देखना ये सारे ग्रो हो रहे हैं। ठीक, ग्रो के कवर कर रहे हैं। ठीक, इनकी हाइट ग्रो हो रही है, क्योंकि ये लोग अभी हम लोगों ने अलाइन कुछ भी नहीं दिया, तो ये जितना भी हाइट होगा उतना कवर करेंगे। अगर फ्लेक्स स्टार्ट दे देंगे तो टॉप में जाके चिपक जाएंगे, और अगर बॉटम दे देंगे तो बॉटम में जाके चिपक जाएंगे। ठीक, अगर अलाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड कर देते हैं तो सीधा बॉटम में आके इधर चिपक जा रहे हैं। ठीक, तो यही होता है। अब फिर मैं यहाँ पे अलाइन कंटेंट अगर दे देता हूँ, अलाइन कंटेंट सेंटर, चलो अलाइन कंटेंट आइटम्स भी सेंटर कर दो, नहीं तो अलाइन कंटेंट सेंटर अगर मैं करता हूँ तो देखना पूरा कंटेंट सेंटर में आ जाएगा। ठीक, तो अलाइन कंटेंट तभी काम करेगा जब हमारे पास मल्टीपल लाइंस होंगी। मल्टीपल लाइंस कब होंगी, जब हम लोग फ्लेक्स रैप को ऑन करेंगे और फिर पेरेंट को उतना जगह नहीं देंगे कि हमारा एलिमेंट वहाँ पर आ सके। ठीक, तो ये होता है अलाइन कंटेंट सेंटर। ठीक, तो अलाइन आइटम सेंटर हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे।
अलाइन कंटेंट सेंटर तुम्हें पता होना चाहिए कि मल्टीपल लाइंस जब होती हैं तब हम लोग कैसे अलाइन कर सकते हैं, ठीक। तो ऐसे हमारे पास अभी मल्टीपल लाइन है, 2 लाइन है, तो उसको आपस में सेंटर में लाने के लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। और भी इसकी प्रॉपर्टी होती है, स्पेस बिटवीन कर सकते हो, तो ये आपस में एकदम से ऊपर चला जाएगा, ठीक। और फिर स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली इस पे नहीं है शायद, स्पेस इवनली नहीं है, स्पेस अराउंड है, ठीक। स्पेस इवनली एक नई प्रॉपर्टी है, ठीक। तो ये ऐसे होगी। तो ये कुछ जस्टिफाई कंटेंट की तरह है, लेकिन ये मल्टीपल लाइंस पर काम करता है जब हमारे पेरेंट के ऊपर फ्लेक्स रैप ऑन होता है और पेरेंट के पास जगह नहीं होती, वो दूसरे एलिमेंट्स को नई लाइन में डाल देता है, तभी ये काम करेगा। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक, और इसको भी मैं हटा देता हूँ। तो अभी ये काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं, ठीक। तो अभी फ्लेक्स बॉक्स कंप्लीट हो गया क्या? नहीं, अभी कई चीज़ें बाकी हैं डिस्कस करना, तो डिस्कस करते हैं, ठीक। तो इतना कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। अगर इसकी डेफिनेशन तुम जाके फायरफॉक्स के ऊपर देखोगे, फायरफॉक्स बोल रहा हूँ, एमडीएन के ऊपर, मोजिला डेवलपर नेटवर्क के ऊपर अगर जाके देखोगे तो देखो क्या दिखाता है इसका डेफिनेशन, फ्लेक्स बॉक्स एमडीएन, ठीक। तो ये बताएगा 1 डायमेंशनल लेआउट है, ठीक। फ्लेक्स बॉक्स इज अ 1 डायमेंशनल लेआउट मेथड फॉर अरेंजिंग आइटम्स इन रोज एंड कॉलम्स, ठीक। तो ये इसका डेफिनेशन अगर इंटरव्यूज में तुमसे पूछा जाता है फ्लेक्स बॉक्स, तो तुम्हें यही बताना पड़ेगा। तुम कितना भी कहानी बता दो, वो सेटिस्फाई ही नहीं होगा, उसको वही एमडीएन की डेफिनेशन चाहिए। तो तुम्हें अगर इंटरव्यूज देना है तो तुम एक बार एमडीएन की डेफिनेशन पढ़ लिया करो, ठीक। तो बेसिकली मैं समझा देता हूँ क्या है इसका मतलब। एमडीएन ये बोल रहा है कि जो फ्लेक्स बॉक्स है 1 डायमेंशनल लेआउट है, ठीक। तो 2 डायमेंशनल लेआउट भी होता है, कुछ होता है, जो हमारा ग्रिड होता है वो 2 डायमेंशनल लेआउट होता है, ठीक। तो 1 डायमेंशनल इसीलिए क्योंकि ये या तो वर्टिकली रहता है या तो हॉरिजॉन्टली रहता है, ठीक। जैसे बाय डिफॉल्ट ये हॉरिजॉन्टल रहता है। डिस्प्ले फ्लेक्स हम लोग जिसे ही करते हैं, सारे एलिमेंट्स एक लाइन में आ जाते हैं। और जब हम लोग वो करते हैं, क्या करते हैं भूल गया, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करते हैं, तो ये सारे वर्टिकल लेआउट में आ जाते हैं, ठीक। मतलब वर्टिकल में तो एक ही डायरेक्शन होता है एक टाइम पर, एक ही, मतलब हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों नहीं बता सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स को तुम्हें वर्टिकल रखना है, कितने एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रखना है। या तो सारे एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रख देता है, तो सारे एलिमेंट्स को वर्टिकल रख देता है, ठीक। तो लेकिन जो ग्रिड होता है वहाँ पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कितना वर्टिकल रहेगा, कितना हॉरिजॉन्टल रहेगा। हाँ, इसमें एक चीज़ हम लोग जब करते हैं, फ्लेक्स रैप को ऑन कर देते हैं, तो ये न्यू लाइन में आता है एक, जैसे अभी हॉरिजॉन्टल है, लेकिन जब हमारे पास स्पेस नहीं है तो फ्लेक्स रैप ऑन किया है तो ये वर्टिकली भी आ रहा है, ठीक। लेकिन ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऑटोमेटिकली जैसे ही इसकी विड्थ कम पड़ती है उसको नई लाइन में भेज देता है, लेकिन ग्रिड के अंदर हमारे पास पूरा कंट्रोल होता है हर एक चीज़ कि कितना कितना हमें कॉलम्स बनानी है, कितना रोज बनाने हैं, सब कुछ कंट्रोल में होता है, ठीक। तो इसमें जो दूसरा पार्ट लिखा है वो यही है, कहाँ गया, हाँ, फ्लेक्स आइटम कहाँ गया यार, ये है, ठीक। 1 डायमेंशनल लेआउट फॉर अरेंजिंग आइटम्स इन रोज एंड कॉलम्स। तो अभी देखो ये हमारा हर एक कॉलम है, ठीक, हर एक कॉलम है। अगर मैं सबको चल के इक्वल विड्थ दे देता हूँ, सबको एक बार इक्वल विड्थ दे देते हैं, थोड़ा सा समझ आएगा यहाँ पे। अरे यार, कमेंट में भी कमेंट हो जाता है बार बार। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, विड्थ दे देता हूँ 100%, सबको इक्वल विड्थ दे दिया, ठीक। तो अभी देखना 100% यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने फ्लेक्स रैप ऑन किया है, तो वो तुरंत ही उसको नेक्स्ट लाइन में भेज रहा है, ठीक। और फिर यहाँ पर स्पेस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने अलग से विड्थ दिया होगा, इस पर मैंने विड्थ दिया है, फ्लेक्स रैप दिया है, ये क्या है, हाँ, इस पर मेरा स्पैन है, इसके ऊपर मैंने विड्थ भी नहीं दिया है। हाँ, तो समझ आ गया कि ये इस पर क्यों नहीं अप्लाई हो रही 100% विड्थ, यहाँ पर अप्लाई ही नहीं हो रही हमारी जो विड्थ है, क्योंकि हमने जो सिलेक्टर यूज़ किया है ना, ये ऐसा सिलेक्टर है, इसको बोलते हैं सिबलिंग, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर नहीं, इसको कोई सिबलिंग सिलेक्टर बोलते हैं, ठीक। मैं इसका नाम फिर से भूल गया हूँ क्या नाम है। तो ये क्या करता है, सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करता है और फिर ये फर्स्ट को छोड़ देता है, तो ये फर्स्ट को ये छोड़ रहा है, तो मुझे यहाँ पर नहीं, यहाँ पर डालना है।
मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो अभी ये फ्लेक्स रैप उस तरह से नहीं काम कर रहा है, ठीक। मतलब ये क्योंकि हर एक 100% होना चाहते हैं, तो बोल रहा है कि तुम फ्लेक्स, तुम्हारे ये पेरेंट के ऊपर फ्लेक्स रैप ऑन है तो सारे 100% हो जाओगे, मैं नई लाइन में भेज दूंगा, ठीक। तो हर एक एलिमेंट को नई लाइन में भेज रहा है। तो इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ 25%। तो 25% करने से देखो सारे, अभी ये नहीं काम करेगा, ठीक। तो परसेंट से नहीं, मतलब ये हमेशा 25% इसको अवेलेबल ही रहेगा, कभी भी 25% से कम नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी विड्थ को मैं कर देता हूँ पिक्सल्स में 200 पिक्सल या 300 पिक्सल, 300 पिक्सल्स कर देते हैं। तब देखो, और गैप चल के दे देते हैं अपने पेरेंट के ऊपर ताकि थोड़ा सा क्लियरली दिखे। गैप 16 पिक्सल मैंने दे दिया, थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है। फ्लेक्स को ऑन कर दिया यहाँ से। तो अभी देखो यही है, ये हमारे रोज हैं, ठीक। ये हमारे रोज हैं, ठीक। ऐसे रोज हो गए, ये सारे कॉलम्स हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर ये बता रहा है कि अरेंज करते हैं हम लोग रोज एंड कॉलम्स में, ठीक। और फिर एडिशनल विड्थ को फिल करने के लिए श्रिंक या ग्रो करते हैं, ठीक। श्रिंक भी हो जाता है एलिमेंट्स, ठीक, और ग्रो भी कर जाता है। यहाँ पर ग्रो नहीं लिखा है, आइटम्स एक्सपैंड टू फिल एडिशनल स्पेस और श्रिंक, ठीक, वही लिखा है। ग्रो वर्ड नहीं है यूज हुआ है, यहाँ पर श्रिंक मतलब एक्सपैंड यूज हुआ है, ठीक। तो एक्सपैंड और श्रिंक होते हैं, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पर है, ठीक। तो इसके अलावा और भी दो टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिसको नॉर्मली बहुत लोग सुनना पसंद करते हैं इंटरव्यूज़ में, ठीक। और उसको मतलब ऐसे ही मतलब टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हैं, उसको तुम्हें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको तुम यहाँ पर देख भी नहीं सकते हो कहीं भी डेव टूल्स में। वो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं हम लोग उसको, ठीक। तो वो क्या है, मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस। तो मेन एक्सिस क्या होता है, यहाँ से मैं एक बार फ्लेक्स रैप को ऑफ कर देता हूँ। फ्लेक्स रैप कहाँ गया, ये मैंने कर दिया है ऑफ, ठीक। तो मैं बताता हूँ एक लाइन में। मेन एक्सिस क्या होता है, जो भी तुम्हारा फ्लेक्स डायरेक्शन होता है ना, वो होता है मेन एक्सिस। तो अभी फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होता है, क्या है, फ्लेक्स डायरेक्शन है हमारा रो। तो हमारा मेन एक्सिस कैसे होगा, इस तरह से होगा, ऐसा कुछ, ऐसे तुम लाइन इमेजिन कर लो, ठीक। और हमारा जो क्रॉस एक्सिस होता है वो उसके अपोजिट होता है। तो तुम्हें बस एक याद रखना है, ठीक। बस तुम्हें मेन एक्सिस याद रखना है, और याद भी नहीं रखना है, तुम जैसे भूल जाओ आके देख लो, ठीक। बस ये ट्रिक तुम समझ सकते हो कि जब भी तुम्हारा फ्लेक्स डायरेक्शन होगा उधर ही मेन एक्सिस होता है। तो और उसके अपोजिट होगा क्रॉस एक्सिस, ठीक। तो अगर यहाँ पर आके देख लो एक बार, अगर नीचे आओगे तो कहीं यहाँ पर बना होगा ये बहुत अच्छा सा डायग्राम है। इसको अगर हम लोग बड़ा करके खोलें तो यहाँ पर ये देखोगे, तो ये हमारा मेन एक्सिस ये है ऐसे, ठीक। और ये है क्रॉस एक्सिस। ये कब होता है, जब हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन रो होता है, बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन रो होता है। तो ये, हाँ, तो ये हो गया मेन एक्सिस, क्रॉस एक्सिस, ठीक। और वो यहाँ पर कहीं दिखेगा नहीं तुम्हें, यहाँ पर अगर आके देखने की कोशिश करें तो कहीं दिखता है क्या, वो इधर कहीं भी दिखता नहीं है, ठीक, डेव टूल्स में। तो डेव टूल्स में, फायरफॉक्स के डेव टूल्स में भी कोई वो मेन एक्सिस क्रॉस एक्सिस ऐसा करके आता नहीं है। तो यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर एरो दिखती है, लेकिन वो हर एक एलिमेंट कितना श्रिंक हुआ है वो एरो इंडिकेट कर रही है। तो ये तो हो गया मेन एक्सिस, ठीक। मेन एक्सिस ऐसे होता है हॉरिजॉन्टल बाय डिफॉल्ट जब रो होती है, और वो चेंज हो जाता है। कब चेंज होता है, जब ये फ्लेक्स डायरेक्शन कहाँ गया, इसको कॉलम कर देते हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे तो हमारा मेन एक्सिस वर्टिकल हो जाएगा। इधर ही अगर आके देखोगे फायरफॉक्स के अंदर, इसको जूम करके 100% करो, यहाँ पर है, यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम के केस में इधर इमेज नहीं बनी है, लेकिन वो चेंज हो जाता है, यहाँ पर लिखा होगा, तुम पढ़ सकते हो, ठीक। तो ये तो हो गई फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक। फ्लेक्स, ये एक्सिस है, यहाँ पर कहीं लिखा है मेन एक्सिस। मेन एक्सिस इज रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लेक्स आइटम्स आर लेड आउट, ठीक। यहाँ पर लिखा है फ्लेक्स आइटम्स जिस डायरेक्शन में लेड आउट होते हैं उधर मेन एक्सिस होता है। तो जो हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन होता है कॉलम, तो हमारे सभी जो भी आइटम्स होते हैं फ्लेक्स आइटम्स, वो वर्टिकली लेड आउट होते हैं। तो
हमारा मेन एक्सिस वर्टिकल होता है और क्रॉस एक्सिस हॉरिजॉन्टल हो जाता है। जब हमारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं तो मेन एक्सिस ऐसा होता है, क्रॉस एक्सिस वर्टिकल हो जाता है। ठीक, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सुन लो भूल जाओ, बस इतना ही करना है तुम्हें। जब तुम्हें कभी काम लगेगा आके यहाँ पे एमडीएन पे पढ़ लेना, एमडीएन पे पढ़ लेना, वैसे इतना ज़्यादा काम नहीं लगता है। तुम्हें जितना मैंने बता दिया, जैसे सब कुछ तुम्हें एक्चुअल में पता होना चाहिए कैसे फ्लेक्सबॉक्स काम कर रहा है, वो तुम्हें पता चल गया अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो मेन एक्सिस क्रॉस एक्सिस हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है, जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स होती है ना, उसी होती है डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स। तो ये क्या होती है, अभी मैं चल के दिखाता हूँ तुम्हें। जो डिस्प्ले फ्लेक्स होती है वो एक्चुअल में जो हमारा पेरेंट है या फ्लेक्स कंटेनर है उसको एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट बना देती है। ठीक, ब्लॉक टाइप में एलिमेंट बना देती है। तो अगर मैं इसको चल के, ये जो हमारा डिव है, ये पेरेंट डिव को मैं अगर कर देता हूँ स्पैन, ठीक, तो मैंने कर दिया, ये क्या लिख रहे हैं, सपन ठीक, सपन, सपन नहीं स्पैन करना है, फिर से फिर से सपन लिख दिया, स्पैन लिखना है, स्पैन हो गया, चलो अच्छी बात है। तो देखो जब फ्लेक्स नहीं था, डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं था, ये यहाँ पर अगर डिस्प्ले फ्लेक्स हटा देता हूँ तब देखो ये बहुत ही अजीब है। ठीक, क्योंकि एक स्पैन यानी कि इनलाइन एलिमेंट के अंदर हम लोग उसको नहीं रख सकते हैं, ब्लॉक को रखने को रख सकते हैं लेकिन हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसको सही से दिखाने के लिए। सही से दिख ही नहीं रहा है, बॉर्डर पता नहीं कहाँ जा रहा है। ठीक, ये देखो हर एक, मैंने बॉर्डर बोल रहा हूँ, हाँ बॉर्डर ही है, तो ये देखो पता नहीं कैसे कैसे अप्लाई हो रहा है सबके ऊपर, नीचे वाले के ऊपर अप्लाई भी नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ही अजीब तरह से होता है। इस पर मतलब एक अगर इनलाइन के अंदर हम लोग वो रख देते हैं एक ब्लॉक एलिमेंट, तो हमने इनलाइन के अंदर ये रख दिया है ब्लॉक एलिमेंट्स, तो बहुत ही अजीब तरह से हो गया है। तो अगर हम इसको करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स तो वो ब्लॉक बन जाता है एक, ठीक, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन जाता है और हाइट विड्थ सब कुछ काम करने लगती है। देखो अभी डिस्प्ले इनलाइन है, ये मैं इसके ब्राउज़र में, क्रोम के ब्राउज़र में आ गया हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर फायरफॉक्स के ब्राउज़र में खोलूँगा। ठीक, तो यहाँ पर भी वैसे ही कुछ दिख रहा है। यहाँ पर अगर कंप्यूटर में जाओगे तो डिस्प्ले तुम्हें दिखाएगा फ्लेक्स, फ्लेक्स नहीं इनलाइन, डिस्प्ले इनलाइन है क्योंकि मैंने कुछ दिया नहीं है। डिस्प्ले फ्लेक्स करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्प्ले फ्लेक्स, अगर यहाँ पर मैं रिलोड करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया है। लेकिन ये अब क्या कर रहा है, एक इसको ब्लॉक लेवल एलिमेंट बना दिया है। ठीक, ब्लॉक लेवल का मतलब होता है पूरा विड्थ कवर करेगा और हाइट विड्थ जितना भी दिया जाएगा वो काम करेगा। तो ये हाइट भी काम कर रहा है, ये देखो हाइट दिया गया, ये भी काम कर रहा है। तो ये था स्पैन, लेकिन अब ये बन गया ब्लॉक लेवल एलिमेंट, और ये एक्चुअल में फ्लेक्स कंटेनर भी है और ब्लॉक लेवल एलिमेंट भी है। तो अगर मैं इसको कर देता हूँ डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स, एक प्रॉपर्टी होती है इनलाइन फ्लेक्स, तब देखना क्या होगा, ये इनलाइन ब्लॉक की तरह हो जाता है। मतलब उसके अंदर जितनी विड्थ है उतनी विड्थ कवर करेगा, पूरी विड्थ नहीं कवर करेगा। और अगर इसी के जैसे अगर और भी एलिमेंट्स हैं, अगर इसी के जैसे पास पास में और भी एलिमेंट्स हैं तो उसको साइड में आने की जगह देगा। ठीक, अगर जगह नहीं है तब तो न्यू लाइन में जाएगा, और अगर जगह है तो उसको वहाँ पर आने की जगह देगा। तो वो जैसे कि हमारा ये था, ठीक, इसको मैंने अगर फ्लेक्स कर दिया है तो पूरी विड्थ कवर कर रहा है। ठीक, और यहाँ पर देखो ये पूरी विड्थ कवर कर रहा है दोनों। ठीक, और अगर फ्लेक्स इनलाइन फ्लेक्स कर देते हैं, इनलाइन फ्लेक्स, तो ये साइड साइड में आ जाएगा। ठीक, तो वो इनलाइन ब्लॉक की तरह काम करेगा, इनलाइन की तरह नहीं, इनलाइन ब्लॉक की तरह। ठीक, क्योंकि इनलाइन ब्लॉक के ऊपर हम हाइट विड्थ दे सकते हैं और इसके ऊपर भी हाइट विड्थ दे सकते हैं। ठीक, तो ये इनलाइन ब्लॉक की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन वो खुद बन चुका है एक फ्लेक्स कंटेनर, और फिर उसके अंदर एकदम वैसे ही काम होगा जैसे हम लोग काम कर रहे थे ना फ्लेक्स के अंदर, जो भी एलिमेंट्स को ऊपर नीचे मूव कर रहे थे, श्रिंक एंड ग्रो कर रहे थे, तो वैसे ही होगा यहाँ पर भी काम। ठीक, तो अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो पहले तो ये न्यू लाइन में चला जाएगा, और इसको अगर और भी छोटा करेंगे तो ये अभी ये छोटा नहीं हो रहा है। ठीक, ये छोटा किस लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पेरेंट की विड्थ मैंने दे दी है 300 पिक्सल। ठीक, तो एकदम वैसे ही सब कुछ काम होगा। अगर तुम्हें जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना है
या अलाइन आइटम सेंटर करना है, तो अगर अलाइन आइटम सेंटर करके देखें यहाँ पर, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर अगर अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं, ये है, मुझे ढूंढना पड़ रहा है इतना ज़्यादा, इससे अच्छा तो लिख ही दूँ अलाइन आइटम सेंटर। तो ये अभी सेंटर नहीं हो रहा है, डॉट पेरेंट, मैंने अलाइन आइटम सेंटर किसके ऊपर, हाँ सही तो दिया, पेरेंट के ऊपर, ये इधर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, अलाइन आइटम सेंटर आ गया। अच्छा, अलाइन आइटम सेंटर अभी इसलिए नहीं काम कर रहा है क्योंकि हमने फ्लेक्स डायरेक्शन को वर्टिकल कर दिया, ठीक। अब तो हमें यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना पड़ेगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तब देखो ये इस तरह से सेंटर में हो गया। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करेंगे तो स्पेस अराउंड कर दिया है, तो ये एकदम वैसे ही काम करता है जैसे नॉर्मली हमारा फ्लेक्स बॉक्स होता है ना, वैसे ही काम करता है, बस ये खुद जो है स्वयं एक इनलाइन ब्लॉक बन जाता है और फिर हम लोग ये दूसरे एलिमेंट को आने की जगह देता है, ठीक। तो मतलब ये फुल विड्थ नहीं कवर करता है जैसे कि फ्लेक्स करता है, तो फ्लेक्स एक ब्लॉक की तरह बन जाता है खुद, ठीक, और पूरी विड्थ कवर कर लेता है। तो ये हो गया इनलाइन फ्लेक्स, ठीक। इसकी ज़रूरत हमें पड़ सकती है कभी भी, ठीक, ज़रूरत पड़ती है तो यूज़ करेंगे, ठीक। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट प्रोजेक्ट बनाया था, प्रोजेक्ट बनाया नहीं था, मतलब लास्ट वीडियो में मैंने ये यूट्यूब हैशटैग वाले प्रोजेक्ट का थोड़ा सा मैंने कुछ फिक्स करवाया था, ठीक। हमने उसका एक के ऊपर एक इमेज रखी थी, तो वहाँ पर अगर चल के देखेंगे तो ये देखो हमारा जब हमने फ्लेक्स नहीं दिया था, डिस्प्ले फ्लेक्स जब नहीं दिया था, और फिर हाँ डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं दिया था और ये सारे एलिमेंट्स बाहर थे, फिर मैंने डिव में रखा था, तो डिव में रखते ही ये हो जाता है डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक। तो और जैसे मैंने डिस्प्ले ब्लॉक फ्लेक्स दिया तब भी ये डिस्प्ले ब्लॉक है, तो अगर मैं इसको इनलाइन फ्लेक्स कर दूंगा, डिस्प्ले इन लाइन फ्लेक्स, तब ये देखो ये हो गया है कुछ ऐसा, देखो एक ही लाइन में आ गया है, जैसे हमारा यूट्यूब के ऊपर था। अब ये अलाइंड नहीं है, ठीक, तो अलाइनमेंट के लिए हमें करना पड़ेगा यहाँ पर इन इमेजेस के ऊपर, यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर जाके करना पड़ेगा इन सारी इमेजेस के ऊपर वर्टिकल अलाइन मिडल, ये तो है ऑलरेडी, यहाँ पर अगर करें हमें इसके ऊपर करना पड़ेगा वर्टिकल अलाइन मिडल, ठीक, वर्टिकल अलाइन मिडल, ये कर दोगे सारा अलाइन हो गया, ठीक, सारा अलाइन हो गया। और इससे थोड़ा सा दूर ले जाना है, तो इसको कर दो मार्जिन लेफ्ट, इसके ऊपर दे दो कुछ मार्जिन लेफ्ट 64 पिक्सल, 64 ज़्यादा हो गया, 32 कर दो, 32 पिक्सल कर दो, ठीक। तो इतनी प्रॉपर्टी को कॉपी कर लो, अरे ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे कॉपी नहीं होता क्या, होता तो है, ऊपर से हो रहा है, नीचे से कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है। तो ये मैं सारा इस पे आके रख दूंगा, यहाँ पर मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ को कॉपी कर लिया, केवल दो को ही कॉपी किया था, तो यहाँ पर आके इन दोनों को लगा दूंगा और यहाँ पर इसको कर दूंगा इनलाइन फ्लेक्स। तो इनलाइन फ्लेक्स करने से क्या होगा, हमारा उसी लाइन में रहेगा, न्यू लाइन में नहीं जाएगा। तो अब ये देखो हमारा जाके कंप्लीट हो गया एकदम जैसे यूट्यूब के ऊपर था, ठीक। यूट्यूब के ऊपर कैसे था, यूट्यूब के ऊपर जाएंगे, हैशटैग CSS सर्च करेंगे, क्या लिख दिया मैंने, हैशटैग CSS सर्च कर लिया, यहाँ पर अगर जाओगे तो ये देखो ये सारा कुछ आ रहा है, और मैंने ये बनवाया था कुछ ऐसा, ये देखो ये है यूट्यूब के ऊपर, ये है हमारा, ठीक। तो ये हो गया। अभी भी यहाँ पर देखोगे तो जो फर्स्ट है वो थोड़ा सा ऊपर है, ये फिर थोड़ा सा उससे ज़्यादा, फिर थोड़ा सा ज़्यादा, ऐसे ये जो भी एक के बाद एक ऊपर नीचे है ना, इसका जो भी मार्जिन है वो बढ़ रहा है, ठीक। और हमारा इक्वल है सबके ऊपर, तो उसको कभी आगे फिक्स कर लेंगे जब हम लोग और भी CSS सीख लेंगे, फिक्स कर लेंगे, लेकिन ये काफ़ी उसकी तरह बन चुका है, ये देखोगे अगर तो काफ़ी वैसा बन गया है, ठीक। तो ऐसे हम लोग इनलाइन फ्लेक्स का यूज़ करके हम अपने एलिमेंट को उसी ही लाइन में रख सकते हैं। जैसे कि ये मेरा ये डिव है, तो ये अभी डिस्प्ले फ्लेक्स इनलाइन हो गया है,
तो अब ये उसी लाइन में रहेगा, जैसे कि ये स्पैन था, ठीक, स्पैन है और फिर ये डिव आ गया है, तो न्यू लाइन में नहीं जा रहा है। अगर हम लोग फ्लेक्स कर देंगे, अगर इसको मैं फ्लेक्स कर देता हूँ, तब देखना ये न्यू लाइन में चला गया, ये यहाँ पर आ गया, तो इससे हम इनलाइन फ्लेक्स कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया इनलाइन फ्लेक्स, ठीक। हमने देखा इनलाइन फ्लेक्स का कैसे यूज़ करके अपने एलिमेंट को फ्लेक्स बॉक्स भी बना सकते हैं और एक ही लाइन में भी रख सकते हैं, ठीक। तो एक इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। तो अगर तुम्हें इनलाइन फ्लेक्स बनाना है तो ये मैटर नहीं करता, ये डिव हो या स्पैन हो, ठीक, चाहे डिव हो या स्पैन हो या कोई भी टैग हो, इनलाइन फ्लेक्स दोगे वो इनलाइन ब्लॉक की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक। तो मैंने इसको डिव बना दिया, इसको स्पैन बना दिया, और यहाँ पर देखो पहले फ्लेक्स लिख के आ रहा था, अब इनलाइन फ्लेक्स लिख के आ रहा है, और इसको एकदम ऐसे ही ऑन कर सकते हो। और ये फ्लेक्स कंटेनर है, ठीक, ये फ्लेक्स कंटेनर है, इसके अंदर हर एक चीज़ वैसी ही होगी। तो ये हो गया पूरा फ्लेक्स बॉक्स इन डिटेल इन डेप्थ। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, ठीक, लगभग 2 घंटे से ऊपर ही हो गई होगी ये वीडियो। तो हमने काफ़ी सीख लिया फ्लेक्स बॉक्स के बारे में, कैसे काम करता है, कैसे उसकी एडवांस प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक। बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वही एकदम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, इसमें से कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ ही यूज़ करेंगे, ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे इसमें से, ठीक। लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए, अगर आपको पता होता है ये सब चीज़ें तो आपके पास सुपर पावर होती है। कई बार तुम्हें एक स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए होती हैं, वो नहीं पता होता है तो बहुत मुश्किल होती है। तो ऐसे ही हम लोग फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करके हम लोग बहुत ही रिस्पॉन्सिव लेआउट्स बनाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और हम लोग देखेंगे फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करके कैसे हम लोग उसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, ठीक। तो अभी भी एक और टॉपिक है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एक नहीं दो टॉपिक अभी मेरे दिमाग में आ रहा है। वो है एक तो जेड इंडेक्स एंड स्टैकिंग कॉन्टेक्स्ट, ये दोनों एक ही टॉपिक हैं, इसके ऊपर एक ही वीडियो मैं बनाऊंगा, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो जो भी होगी, 1 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे जितनी की भी बन पाए। तो स्टैकिंग कॉन्टेक्स्ट एंड जेड इंडेक्स, ठीक। और फिर एक होता है मीडिया क्वेरीज। मीडिया क्वेरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब उसका यूज़ करके हम लोग अपना स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि हम लोग ऐसे बता सकते हैं कि अभी जो मेरा ये स्पैन टैग है इसका कलर ये है, लेकिन जब ये छोटा हो तो इसका कलर हो जाए येलो, ठीक। हमारा जब ब्राउज़र छोटा हो तो हम लोग अपने CSS को बता सकते हैं कि हमारी ब्राउज़र की विड्थ देखते रहो, जैसे ही उसकी विड्थ घटेगी उसका कलर चेंज कर दो, फॉन्ट साइज छोटा कर दो या विड्थ छोटी कर दो। तो ऐसे हम लोग बहुत कुछ बता सकते हैं मीडिया क्वेरीज का यूज़ करके। तो उसके पहले हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जिसमें बिना मीडिया क्वेरी का यूज़ करें हम लोग उसको बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक। लेकिन जब मीडिया क्वेरी सीख लेंगे उसके बाद हम लोग एकदम फुली फंक्शनल रिस्पॉन्सिव लेआउट्स बनाना सीख जाएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग ढेर सारे प्रोजेक्ट्स करेंगे और काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद टेलविंड और बूटस्ट्रैप भी सीखेंगे क्या होता है, ठीक। और फिर उसके बाद हम लोग मेनली टेलविंड का यूज़ करके ही प्रोजेक्ट्स बनाएंगे आगे चल के। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको फ्लेक्स बॉक्स इन दोनों वीडियोस को देख के काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा, कैसे काम करता है, क्या क्या उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और मतलब इन डेप्थ काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नहीं, अभी नहीं मिलते हैं, अभी एक और चीज़ बाकी है, ठीक। अभी आपको मैं असाइनमेंट देता हूँ। असाइनमेंट के लिए वही फ्री कोड कैंप के ऊपर जाना है, ठीक। पहले बाय बोल के मैं दोबारा आ गया हूँ वापस, ठीक। तो अभी यहाँ पर फ्री कोड कैंप के ऊपर जाओ, ठीक, और यहाँ पर एक फ्लेक्स बॉक्स का पूरा वही सेक्शन होगा, ठीक। तो फ्लेक्स बॉक्स फ्रॉगी वाला करो और फिर यहाँ पर आ जाओ CSS के ऊपर, यहाँ पर लेगेसी के ऊपर, ठीक। फ्री कोड कैंप के ऊपर आओ और फिर यहाँ पर CSS बेसिक CSS कर लिया होगा तुमने, मैंने बोला था कर लेना है। अगर नहीं किया तो भी ये बेसिक CSS जाके कवर कर लो, HTML भी कवर कर लो, बेसिक CSS भी कर लो। HTML वाला ये है, बेसिक CSS वाला ये है, अप्लाइड विजुअल डिज़ाइन ये सब भी कर लो। उसके बाद ये देखो CSS फ्लेक्स बॉक्स का है, ठीक। तो यहाँ पर आके इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक। इसकी प्रैक्टिस करो, मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर बता दी है, ठीक। जितनी प्रॉपर्टीज़ थी हर एक प्रॉपर्टी बता दी है, मैं देख रहा हूँ मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं है। लाइन एलिमेंट सेंटर सब कुछ बता दिया, अगर एक आध छूट गया होगा तो यहाँ से पढ़ लेना, ठीक। तो यहाँ से आके प्रैक्टिस करो, कंप्लीट करो,
उसके बाद हम लोग फिर प्रैक्टिस करेंगे और प्रोजेक्ट्स बनाएंगे बड़े बड़े। ठीक, तो प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, खुद से जब करोगे, खुद से कोड करोगे तभी एक्चुअल लर्निंग होगी। और यहाँ पर एक काम कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर अगर मान लो CSS तुम कुछ लिखोगे तो सजेशन नहीं आएगा। ठीक, जैसे VS कोड में सजेशन आता है, तो चाहो तो सीधा पूरा कोड कॉपी करके VS कोड में रख सकते हो। ठीक, VS कोड में रख दो, जब इनका चैलेंज पूरा कर लो तब यहाँ पे आके पेस्ट करो ताकि तुम्हें सजेशंस भी मिलते रहें। लेकिन अगर चाहो तो लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा CSS कितना लंबा ही होता है। ठीक, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। HTML के केस में तुम आके HTML को लिख सकते हो, क्योंकि ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग सब कुछ लगाना होता है, एंगुलर ब्रैकेट्स फिर स्लैश सब कुछ लगाना होता है। तो HTML तुम VS कोड में लिख सकते हो, चाहो तो VS कोड में दोनों चीज़ लिख सकते हो, चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, जो भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे वैसा करो। तो प्रैक्टिस करते रहो, सीखते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।